कैसे हैं आप लोग सब। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और सभी का प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रहा होगा। हमारे टीम ने बहुत मेहनत किया है आप सबको पढ़ाने में एंड आप सब तक इतनी प्यारी और अच्छी अच्छी कंटेंट पहुंचाने में। मेहनत करिए, लगन लगा के पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। एग्जामिनेशन आपके कदमों में, सर पे ताज होगा। ओके, चलिए इसी के साथ हम शुरू करते हैं हमारी नया टॉपिक जिसके लिए आप सभी इंतजार कर रहे थे। हम पढ़ेंगे इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी। इस कोर्स को मैं आपको समझा दूं, हम जिस लेवल पे पढ़ेंगे, जिस तरह से पढ़ेंगे, इसमें क्या होगा, हम ये कोशिश करेंगे कि कम से कम समय में मैक्सिमम आउटपुट हम दे पाएं और सब्जेक्ट का भी एक अच्छी समझ होनी चाहिए। ठीक है, और कम से कम समय में आप परीक्षाओं में मैक्सिमम आउटपुट दे पाएं, ये हमारी उद्देश्य रहेगी और इसी को लेते हुए हम सब्जेक्ट को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए भाई, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि हाइड्रोलॉजी होता क्या है विद डेफिनेशन ऑफ हाइड्रोलॉजी। हाइड्रोलॉजी इज साइंस ऑफ वाटर। ये पानी से जुड़ी हुई एक विज्ञान है, साइंस ऑफ वाटर विच डील्स विद ऑकुरेंस, कि पानी किस तरह से पाई जाती है, वो किस तरह से सर्कुलेट होती है और वो किस तरह से उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है ऑन अर्थ सरफेस एंड इट्स एटमॉस्फेयर। कहने का मतलब है ये अर्थ का सरफेस हो गया, तो अर्थ के सरफेस के ऊपर पानी कहाँ पर कैसे पाई जाती है, ठीक है, उसके बारे में, प्लस उसका डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब लेक में कितना, नदी में कितना, समुद्र में कितना, ग्राउंड वाटर में कितना, है ना, ये सब चीजें हैं डिस्ट्रीब्यूशन। आइस के फॉर्म में कितना पानी है, फ्रेश वाटर कितने पानी है ना, ये सब चीजें। अर्थ के सरफेस पे भी, एटमॉस्फेयर में भी कुछ पानी रहते हैं, है ना। एटमॉस्फेयर अर्थ सरफेस के ऊपर रहता है, एटमॉस्फेयर, इसमें भी कुछ पानी रहते हैं। ये जो पानी रहते हैं वो वेपर के फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं, फिर वही पानी जाके ऊपर जाके बादल बनते हैं, क्लाउड्स बनते हैं। हम देखेंगे इन सब चीजों को, ठीक है। अलग अलग तरह की बरसात होते हैं, उसके अलग अलग कारण हैं, हम सब चीजों को अच्छे से देखेंगे। तो वो क्लाउड फॉर्मेशन होता है, फिर वहां से जाके बरसात होती है। तो इसका मतलब ये है कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में भी पानी है। समझ गए बात को। तो यही चीज से रिलेटेड जो स्टडी हम करेंगे, इसे ही हम हाइड्रोलॉजी कहते हैं। चलिए, ये हो गया आपका डेफिनेशन ऑफ हाइड्रोलॉजी, आपको समझ में आ गया। सेकेंड बात, एक चीज होती है इसी से जुड़ी हुई, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, तो ये क्या होता है, व्हाट इज हाइड्रोलॉजिकल साइकिल? इट इज दिस साइकिल इन विच वाटर मूव्स फ्रॉम वन फेज टू अनदर। ये एक ऐसा साइकिल है जिसमें पानी एक फेज से दूसरे फेज में मूव करती है। तो यहाँ पे फेज समझिए, फेज क्या होता है। देखिए, आइस फॉर्म में पानी प्रेजेंट रहता है आपका, वेपर फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल एक ऐसा साइकिल है जो ये रिप्रेजेंट करता है कि पानी कब वेपर फॉर्म में है, कितना पानी है वेपर फॉर्म में, है ना। पानी कब लिक्विड फॉर्म में आया तो कितना पानी है लिक्विड फॉर्म में, है ना। लिक्विड फॉर्म में पानी कैसे आ सकती है, देखिए आपका बादल है ऊपर, है ना, तो बादल से पानी लिक्विड फॉर्म में आएगी एज ए प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन मतलब यहाँ पे मैं दोस्तों कहूँगा, प्रेसिपिटेशन मीन्स रेनफॉल। जो बरसात होती है इसको अंग्रेजी में प्रेसिपिटेशन कहा जाता है, समझ गए, ठीक है। तो प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में आएगी जमीन के ऊपर। इमेजिन करते चलिए, जमीन के ऊपर आई पानी, फिर जमीन से फ्लो कर गई पानी, कुछ पानी नदी में चली गई, कुछ पानी समंदर में चली गई। तो ये जो पानी जमीन के ऊपर से फ्लो करके निकल जाती है ना, नालों के माध्यम से, रिवर्स के माध्यम से, इनको कहा जाता है रन ऑफ। समझ गए, इनको कहा जाता है रन ऑफ। अब देखिए, कुछ पानी जमीन के ऊपर आएगी तो उसके बाद वो क्या होगी, सॉइल है जमीन के ऊपर, क्या है, ये देखो, इमेजिन करना, ये जमीन है, इसके मान लो बरसात हुई तो जमीन में सॉइल ही तो है, सॉइल का तो बना हुआ है, इसमें वॉइड्स होंगे, है ना। तो वॉइड्स इमेजिन करिए, एक छोटा छोटा नाला बना होगा ऐसा ऐसा सॉइल के अंदर ही। तो वाटर जब जमीन के ऊपर आएगी एज ए प्रेसिपिटेशन पी, है ना, तो ये कुछ पानी सॉइल के अंदर चला जाएगा और वो पानी अंदर जाके कहाँ जाएगा, नीचे जो ग्राउंड वाटर टेबल होगी। और ये पानी अंदर क्यों जा रही है, ड्यू टू ग्रेविटी, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अंदर जा रही है। तो ये जो अंदर जा रही है इसको हम कहते हैं इन्फिल्ट्रेशन, इस चीज को कहा जाता है इन्फिल्ट्रेशन। और वही पानी अगर आपका बहुत अंदर जाके ग्राउंड वाटर टेबल में ज्वाइन कर जाता है तो उसी को हम कहते हैं डीप परकोलेशन।
तो ये दोनों अलग अलग टर्म है। इन्फिल्ट्रेशन मतलब जस्ट अंदर जाना सॉइल के अंदर, समझ गए, और डीप परकोलेशन मतलब सीधा का सीधा वो पानी आपका ग्राउंड वाटर टेबल में चला गया। तो देखिए इन्फिल्ट्रेशन के कारण क्या हो रहा है, आपका सॉइल का जो वाटर कंटेंट है, सॉइल का जो मॉइस्चर कंटेंट है, उसकी लेवल इंक्रीज हो रही है, हाई हो रही है। तो ये किस चीज़ में फ़ायदा आपको पहुंचाएगा? एग्रीकल्चर में, समझ गए, वो एग्रीकल्चर में आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। अब ये जो चीज़ है, मैं जो बोल रहा हूँ कि पानी इन्फिल्ट्रेट कर रहा है, तो ये चीज़ भी डिपेंड करेगी टाइप ऑफ सॉइल के ऊपर। कुछ सॉइल ऐसे होंगे जिसकी इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होगा, कुछ सॉइल ऐसे होंगे जिसकी इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी बहुत कम होगी। तो कौन से सॉइल का इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी ज़्यादा होगा? जिसमें वॉइड्स ज़्यादा होंगे, मतलब कोर्स सॉइल, मोटे दाने वाले सॉइल, बलुआ मिट्टी। कौन सा सॉइल ऐसा होगा जिसका इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी बहुत कम होगा? फाइन ग्रेन सॉइल, जैसे मान लो पोखर के नीचे, लेक के नीचे जो मिट्टी, काली काली मिट्टी पाई जाती है, क्ले टाइप ऑफ सॉइल, उसको हम कहते हैं क्ले, जिसका पार्टिकल साइज बहुत छोटा होता है, लेस देन 2 माइक्रोन, समझ गए। तो उनमें वॉइड्स भी बहुत पतले पतले होते हैं, तो पानी भी बहुत धीरे धीरे से रिसेगी अंदर, समझे बात को। तो इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी ऐसे केसेस में कम होगा। इसलिए हम देखते हैं कि जो बलुआ मिट्टी होता है उसका मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है, उसकी मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है, क्योंकि उसमें रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन ज़्यादा, उसमें जितना भी पानी डालोगे वो पानी धीरे 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 रिश्ते रिश्ते ग्राउंड वाटर टेबल में पहुंच जाएगी। क्रॉप जो है, इस जमीन के ऊपर अगर कोई फसल उपजाओगे मान लो, तो वो फसल का जो रूट होगा, वो रूट इसी जोन से ना पानी को उठाएगा, तो इस जोन को, जिस जोन से वो पानी को निकालता है, उसको रूट जोन कहा जाता है, समझ गए। चलिए, ये सब तो इरिगेशन इंजीनियरिंग में आप लोगों ने पढ़ाई होगा। चलिए, हम तो यहाँ पे डिफरेंट फेजेस का बात कर रहे थे। तो फेजेस का मतलब आपको समझ में आइस फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है, फिर वो वेपर फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है, ऐसा डिफरेंट फेजेस है, ठीक है। तो एक फेज से अदर फेज को मूव करता है, और एक फेज में कितना समय तक रहता है, ये चीज भी हम हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में देखते हैं। एक फेज में कितना समय तक रहता है, और वो एक फेज में जितना समय तक रहता है, उस टाइम को कहा जाता है रेसिडेंस टाइम। अब ये रेसिडेंस टाइम को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? मान लो कि ये कोई एक फेज है, इस फेज में टोटल V वॉल्यूम ऑफ वाटर आया है ना, चाहे वेपर मान लो, आइस मान लो, लिक्विड फॉर्म में, जो भी फॉर्म में मान लो, V वॉल्यूम ऑफ वाटर आया। इस फेज से जो पानी का निकलने का जो गति है, रेट है, डिस्चार्ज उसको हम कहते हैं, मान लो एवरेज डिस्चार्ज है Q एवरेज। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन को आपने पढ़ा होगा, ठीक है। कंटिन्यूटी इक्वेशन के अकॉर्डिंग, या फिर यहाँ पे कंटिन्यूटी क्यों लगाएंगे, आप नॉर्मली डिस्चार्ज का यूनिट देखिए। डिस्चार्ज को हम कैसे लिखते हैं? वॉल्यूम पर यूनिट टाइम में लिखते हैं, ऐसा है ना। इसको हम वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, तो हमको टाइम निकालना है, तो टाइम विल बी इक्वल टू व्हाट? टी इक्वल टू रेसिडेंस टाइम, इसको TR से मैं रिप्रेजेंट करूंगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन वन पर्टिकुलर फेज V डिवाइडेड बाय एवरेज डिस्चार्ज ऑफ दैट फेज, Q एवरेज। इस तरह से हम रेसिडेंस टाइम को निकाल सकते हैं। तो इसी रेसिडेंस टाइम को कैसे आपसे पूछा जा सकता है? आपको ये डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा जा सकता है, या फिर इसका क्या मतलब है एज ए स्टेटमेंट आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो मतलब आप समझ गए कि कितना समय तक वो किसी एक पर्टिकुलर फेज में रहता है। इसका अगर डेफिनेशन हम लिखना चाहें तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हम कह सकते हैं दिस इज द टाइम टेकन बाय ए वाटर पार्टिकल, कोई एक वाटर पार्टिकल के द्वारा समय लिया गया है इन क्रॉसिंग वन पर्टिकुलर फेज ऑफ द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, ठीक है। हम इस तरह से रेसिडेंस टाइम को डिफाइन करते हैं। इसमें V क्या है? टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर इन दैट फेज। V को आप ऐसे लिख सकते हो, इट इज टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर जो उस पर्टिकुलर फेज में है, और Q एवरेज मीन्स एवरेज डिस्चार्ज, सिंपल सी बात है, एवरेज डिस्चार्ज। डिस्चार्ज को हम कैसे मेजर करते हैं? इसका जो यूनिट होता है डिस्चार्ज का, मीटर क्यूब पर सेकेंड, है ना, मतलब वॉल्यूम पर यूनिट टाइम के फॉर्म में इसका यूनिट रहेगा। तो ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। अब चलिए मैं आपको हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को थोड़ा समझाता हूँ। तो बेसिकली मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो हमारे पास दो तरह के चीज हैं। क्या है? सबसे पहले एक है ये ओशियन, समंदर है ये मान लीजिए, और ये है जमीन, लैंड है मान लीजिए, दिस इज योर लैंड। तो चलिए हम ओशन से हाइड्रोलॉजिकल साइकिल शुरू करते हैं, समंदर से हाइड्रोलॉजिकल साइकिल शुरू करते हैं। तो देखिए
समुद्र का जो सतह है उसके ऊपर बरसात हो रही होगी आसमान से, तो इस बरसात को मैं कहता हूँ प्रेसिपिटेशन। तो इस तरह से पानी समुद्र के अंदर आई, समुद्र के अंदर पानी और कहाँ से आएगी, जमीन के ऊपर मान लीजिए जब भी बरसात हुई होगी तो वहां से सरफेस रन ऑफ के माध्यम से, है ना, मतलब जमीन के ऊपर से पानी नदियों नाले के तहत बहते हुए समंदर तक पहुंची होगी, तो उस पानी को मैं कहूंगा रन ऑफ, उसको मैं रन ऑफ कहूंगा हमेशा। अब ध्यान रखिएगा, पी मतलब प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन, ठीक है, समझ गए। तो पी को हम प्रेसिपिटेशन को सिंपली पी लिखते हैं हाइड्रोलॉजी में, रन ऑफ को आर लिखते हैं, ठीक है। तो पानी कितने फॉर्म में आई ओशियन के अंदर, प्रेसिपिटेशन और रन ऑफ के फॉर्म में पानी ओशियन के अंदर में आई, है ना, ये मुख्य रूप से इस मात्रा में पानी आती है इस तरह से। फिर यहाँ से कुछ पानी बाहर भी निकल रही है, इवापोरेट कर रही है ना। तो इवापोरेशन को मैं लिखता हूँ ई। इवापोरेशन से जुड़ी हुई एक नियम है जिसको हम कहते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ इवापोरेशन, वो हम देखेंगे आगे चल के। तो इसको हम कहते हैं ई। तो इवापोरेट हो जाएगी, तो ये जो पानी इवापोरेट हुई, जितना भी मात्रा ऑफ पानी इवापोरेट हुई, वो कहाँ जाएगी, वो सीधा जाएगी आसमान के अंदर, एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर में ऊपर जाके बादल बनाएगी, कंडेंस होगी, है ना। ये इवापोरेशन जो होगा ये वेपर फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा, ये जो वाटर है ये वेपर फॉर्म में रहेगा, ये जाके ऊपर कंडेंस होगी, सॉरी, ये ऊपर जाके बादलों में कंडेंस होने के बाद बादल बनेंगे, वो बादल से फिर प्रेसिपिटेशन होगा, मतलब वहां से फिर बरसात होगा। तो वो बरसात मान लो किधर हो रहा है, वो बरसात मान लो जमीन के ऊपर हो रहा है, ओशियन के ऊपर भी हो रहा है एट द सेम टाइम, लेकिन जमीन के ऊपर भी बरसात आएगी, ठीक है, जमीन के ऊपर भी बरसात आई। फिर जमीन से जो पानी बाहर निकल रहा है ना, जमीन को तो यही एक मात्रा है ना, मतलब यही एक सोर्स है ना जिसके तहत पानी आ रही है जमीन के ऊपर, जितना भी पानी आ रही है जमीन के ऊपर यही एक सोर्स है पानी आने का, प्रेसिपिटेशन, रेनफॉल, है ना। और उससे पानी दो फॉर्म में फिर बाहर निकलेंगे, जमीन के ऊपर से भी इवेपोरेशन होगी, है ना, और जमीन के ऊपर से आप जानते हैं नदियों नाले के द्वारा ये बह के पानी निकल जाएगी। तो हमेशा जो हमारा इक्विलिब्रियम इक्वेशन है, यहाँ पे अगर वॉल्यूम कंजर्वेशन लगाऊं तो प्रेसिपिटेशन में जितना पानी आया, रन ऑफ में जितना पानी है, यही बराबर हो रहा है इवेपोरेशन लॉसेस का, क्या, इतना ही टोटल पानी एटमॉस्फेयर में घूम रही है ना। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप ओशियन के पास, ओशियन पे अगर यही इक्वेशन को लगाएंगे तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं P प्लस आर इक्वल टू ई, लेकिन जमीन के ऊपर अगर यही इक्वेशन को लगाएंगे तो हम लिख सकते हैं P इक्वल टू ई प्लस आर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, साफ साफ सीधी सी बात है, क्या हम देख पा रहे हैं, हम ये देख पा रहे हैं कि समंदर से इवेपोरेशन ज्यादा होता है और जमीन के ऊपर प्रेसिपिटेशन ज्यादा होता है। देखिए इक्वेशन को, आपको ये समझ में आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इवेपोरेशन इज ग्रेटर देन प्रेसिपिटेशन, किसके लिए, समंदर के लिए। अगर ओशियन के लिए मैं लिखूं तो मैं यहाँ लिखूंगा इवेपोरेशन इज ग्रेटर देन प्रेसिपिटेशन, ओशियन के लिए। लेकिन अगर लैंड के लिए मैं लिखूं तो मैं लिखूंगा प्रेसिपिटेशन इज ग्रेटर देन इवेपोरेशन, ठीक है। तो आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये लॉजिक पूछा जा सकता है, ओके। सो चलिए मैं इसको लिखवा देता हूँ। सो नोट डाउन करिए डेफिनेशन को कॉपी में। ये इन सब चीज़ों को लिखते जा रहे हैं कि नहीं, लिखते चलिए, आलसी मत बनिए। नहीं लिखेंगे तो कोई मतलब नहीं है, वीडियो को पॉज करके फटाक से लिख लिया करिए। लिखिए, ओवर द ओशियन इवेपोरेशन इज ग्रेटर देन प्रेसिपिटेशन, वेयर एज ओवर द लैंड, ठीक है, प्रेसिपिटेशन इज ग्रेटर देन इवेपोरेशन, ओके, ओवर द लैंड मास, ओके, ओवर द लैंड मास प्रेसिपिटेशन इज ग्रेटर देन इवेपोरेशन। इक्वेशन के माध्यम से आपको समझा दिया गया, ओके। चलिए अब एक और टॉपिक को समझते हैं। देखिए कैचमेंट एरिया क्या होता है, ये सब कुछ अभी बेसिक टर्म्स चल रहे हैं, तो सुनिएगा। कैचमेंट एरिया क्या होता है, देखिए मान लीजिए इस तरह का मैं कुछ ये जमीन का क्रॉस सेक्शन बना रहा हूं, ऐसा, ठीक है, इस तरह का कुछ जमीन का क्रॉस सेक्शन मैंने बनाया। अब देखिए, इमेजिन करते चलिएगा, यहाँ पर ये जो लोएस्ट वाला पार्ट है, मान लो यहाँ से कोई नदी बह रही है, यहाँ से कोई नदी बह रही है, दिस इज वन रिवर, ठीक है। अब इमेजिन करिए, इस पूरे जमीन के ऊपर बरसात हुई, इस पूरे जमीन के ऊपर बरसात हुई आसमान से, ठीक है, पूरे जमीन के ऊपर बरसात हुई, पूरे एरिया में बरसात हो रही है, ठीक है, पूरे एरिया में बरसात हो रही है। तो ये जब पूरे एरिया में बरसात होगी तो देखिएगा, मैं कहना क्या चाहता हूँ,
यहाँ पे अगर देखेंगे जो हाईएस्ट वाला लाइन्स, अगर यहाँ से मैं एक लाइन ऐसे ड्रॉ करूँ, इस तरह से यूं अगर एक लाइन ड्रॉ कर दूं, ठीक है, तो आप देखिएगा कि इस पर्टिकुलर पॉइंट से यहाँ पे जो पानी आएगी ना बरसात की, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ पे जो बरसात के पानी आएंगे ये सब एरियाज पे, तो ये सब एरियाज पे पानी जो आएंगे ये फ्लो होके ये सीधा ये नदी में आ जाएगी। सिमिलरली इधर से इतना वाला एरिया का जो डिस्चार्ज होगा, है ना, इतना वाला एरिया से जो डिस्चार्ज होगा, जो वॉल्यूम ऑफ वाटर होगा, वो सीधा फ्लो होते हुए, सरफेस फ्लो रन ऑफ होते हुए, है ना, आपका इस रिवर में आ जाएगी। तो अगर इस रिवर के लिए मैं बोलूं कि कैचमेंट एरिया कितना है, तो इस पर्टिकुलर रिवर के लिए यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट इस पर्टिकुलर रिवर के लिए कैचमेंट एरिया कहलाता है। कैचमेंट एरिया, इस नाम को सुनिए, कैच मतलब पकड़ना, ठीक है, पकड़ना। तो ये रिवर कितने एरिया का पानी अपने में पकड़ पा रहा है, समझ गए? ये जो नदी है कितने एरिया का डिस्चार्ज अपने में पकड़ पा रहा है, दैट इज योर कैचमेंट एरिया फॉर दैट पर्टिकुलर रिवर। और ये जो लाइन है, ठीक है, अच्छा चलो ये लाइन क्या है बाद में देखेंगे। फिर इसके बगल वाला एरिया में देखिए, इस तरफ जो पानी आएगी इस तरफ, वो इधर फ्लो करके निकल जाएगी ऐसे। यहाँ पे कोई नदी बह रही होगी, मान लो यहाँ पे फिर कोई नदी बह रही होगी, है ना, तो ये सारा पानी इस वाले नदी में जाएगा, तो ये कोई दूसरा कैचमेंट एरिया होगा। यहाँ से कैचमेंट एरिया 2, कैचमेंट एरिया 2, समझ गए? ये कोई दूसरा नदी का कैचमेंट एरिया होगा। तो ये जो लाइन है वो हाईएस्ट लाइन है ना, ये या फिर हाईएस्ट पॉइंट, ओके, जो दो कैचमेंट एरिया को अलग अलग करता है ना, इसको हम रिज लाइन कहते हैं, इसी को रिज लाइन कहा जाता है, समझ गए? वो लाइन जो अलग अलग, दो अलग अलग कैचमेंट एरिया को एक दूसरे से अलग करता है। या फिर किसी किसी देश में इसी लाइन को वाटर डिवाइड लाइन कहा जाता है, वाटर डिवाइड लाइन। साफ है बात, कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है? तो ये क्या है, ये एक ऊंचा उभरा हुआ पोर्शन है, समझ में आ रहा है? पानी की हमेशा टेंडेंसी होती है कि वो जो फ्लो करेगा वो हाई हेड टू लो हेड फ्लो करेगा, ऊंचे इलाके से निचले इलाके में फ्लो करके आएगी। तो वो सबसे हाईएस्ट वाला पॉइंट होगा, वहां से एक तरफ और वहीं से दूसरी तरफ फ्लो कर सकती है। तो वही जो हाईएस्ट वाला लाइन है दैट इज योर रिज लाइन या फिर वाटर डिवाइड लाइन, समझ गए? और कोई चर्चा इस पर करने की जरूरत नहीं है, ओके। अब एक इक्वेशन मिलती है हमें जिसका नाम है वाटर बजट इक्वेशन। व्हाट इज दिस वाटर बजट इक्वेशन? चलिए मैं एक सिस्टम, छोटा सा सिस्टम को लेके समझाता हूँ। मान लो ये कोई एक टंकी है, मान लो ये कोई एक टंकी है, दिस इज वन टैंक, ठीक है। इस टंकी का अपना एक स्टोरेज है जिसको मैं कहता हूँ S1। मान लो ये स्टोरेज है S1 एट सम टाइम T1। मान लीजिए इस टंकी में किसी रूप से पानी का एंट्री हुआ, इनफ्लो हुआ। कैसे कैसे हो सकता है? प्रेसिपिटेशन के माध्यम से हो सकता है, सरफेस रन ऑफ के माध्यम से हो सकता है ना, इन्फिल्ट्रेट कर सकता है कुछ पानी, इन्फिल्ट्रेशन कर सकता है कुछ भी, ये सारे सोर्स ऑफ इनटेक है। इस तरह से पानी इसके अंदर आई, है ना। अब यहाँ से पानी किसी माध्यम से बाहर भी निकलेगी, ठीक है। तो ये जो पानी अंदर आई इसको मैं कहता हूँ इनफ्लो वाटर, इसको मैं कहूँगा इनफ्लो वाटर, ठीक है। तो देखिए पहले से स्टोरेज था S1, जब इनफ्लो नहीं हो रही थी, इनफ्लो हुई, कुछ एक्स्ट्रा पानी आ गई, अब स्टोरेज S1 से चेंज होके S2 पे आ गई, है ना। तो इसका अगर डिफरेंस निकालेंगे तो आपको निकल जाएगा ये चेंज इन स्टोरेज डेल्टा S, समझ गए? ओके, ये स्टोरेज S1 से S2 हो गई, ये S2 कब होगी? मतलब आउटफ्लो, देखिए जितना पानी बाहर निकल गया आउटफ्लो, उसको देखने के बाद आपको फाइनल जब आप स्टोरेज चेक करोगे तो आपने देखा कि S1 से S2 हो गया। सो यहाँ से देखिए पूरे सिस्टम को यूज करके मैं एक इक्वेशन बना सकता हूँ कि जितना इनफ्लो आया, जितना पानी अंदर आया इनफ्लो, माइनस जितना पानी उस सिस्टम से बाहर निकला आउटफ्लो, इक्वल टू क्या हो गया? चेंज इन स्टोरेज ऑफ द सिस्टम, चेंज इन स्टोरेज ऑफ दैट सिस्टम, कितना पानी उसमें रह गया, है ना। ये इक्वेशन बन जाएगा, मतलब I माइनस O इक्वल टू डेल्टा S। यही जो इक्वेशन है माय डियर, इसी को हम कहते हैं वाटर बजट इक्वेशन, ठीक है। तो आपसे इस जो भी एग्जाम आप दोगे
थोड़ा हाई लेवल का एग्जाम दोगे तो इसी इक्वेशन पे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन बना के दे देंगे कि इतना पानी जमीन में जा रही है, इतना पानी जमीन से बाहर निकली, या फिर लेक में इतना पानी जा रही है, इतना पानी लेक से बाहर निकली, ऐसा ऐसा, तो कितना पानी लेक में रह गया, ऐसा कुछ कुछ भी, मतलब इन तीनों में से कुछ भी निकालने के लिए पूछ सकता है। इनफ्लो या फिर आउटफ्लो, आउटफ्लो में भी डिफरेंट आउटफ्लो दे देगा, उसमें से कोई एक पर्टिकुलर आउटफ्लो पूछ सकता है, समझ गए, अलग अलग माध्यम से पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन। तो यही आपका बेसिक इक्वेशन है जो आप अप्लाई करके निकालेंगे, इसी को कहा जाता है वाटर बजट इक्वेशन। अब ये किस बेसिक इक्वेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, फिर किस बेसिक नियम के ऊपर डिपेंड करता है? ये डिपेंड कर रहा है कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना, या फिर कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम वगैरह बात कर लो, इस बेसिक मेथड के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि जितना आएगा, जितना पानी आएगा वो पानी कांस्टेंट है, वही इनफ्लो में, आउटफ्लो में और स्टोरेज में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, बाकी पानी का कहीं नुकसान नहीं हो रहा, समझ गए। सो ये जो नियम है वाटर बजट इक्वेशन, इट डिपेंड्स ऑन कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास, क्लियर है। तो आपसे एग्जाम में, छोटा एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, बड़ा एग्जाम में इसमें से एक छोटा न्यूमेरिकल बना के दे देगा, तो प्रैक्टिस कर लीजिए क्वेश्चन को। अब एक छोटी सी टॉपिक आती है वर्ल्ड वाटर बजट। देखिए, पूरा जो धरती है ना, इस धरती के ऊपर लगभग 70.84% ऑफ केवल पानी है, मतलब इट इज, आप इसको 3/4 ऑफ अर्थ कह सकते हो। अलग अलग किताबों में अलग अलग डेटा दिया हुआ है, लेकिन ये डेटा हमने सीधा एनसीईआरटी की किताब से लिया है। कभी कभी छोटे मोटे एग्जाम में ये वैल्यू भी आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। तो अब ये जो लगभग 71%, तो ये जो लगभग 71% का पानी है, इसमें से ओशियन के अंदर कितना है? इसमें से ओशियन के अंदर आप देखोगे तो ये है लगभग 96.5% ऑफ वाटर जो है ये केवल समंदर में है, ठीक है। अब तो ये समंदर का सारा पानी सलाइन वाटर है, जो कि हमारे पीने योग्य नहीं है। तो इस तरह का सलाइन वाटर लैंड के ऊपर भी है, ठीक है, लैंड के ऊपर भी इस तरह के सलाइन वाटर हैं, और वो लैंड के ऊपर कितना है? लैंड के ऊपर लगभग 1% सलाइन वाटर है। तो टोटल सलाइन वाटर कितना हो गया अगर आप देखोगे तो 97.5%। इतना वाटर सलाइन वाटर है जो कि बेकार है, अनयूज्ड वाटर, आप इसको ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। इसका कोई ज़्यादा काम ही नहीं है, हम इसको डायरेक्टली पी नहीं पाएंगे, अगर पिएंगे भी तो कोई ट्रीटमेंट प्रोसेस के तहत हमको उसको साफ करना होगा, फिर हम जाके उसे पी सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेश वाटर जो बच रहा है, फ्रेश वाटर, तो ये आपको कितना बच रहा है? पूरा फ्रेश वाटर आपको बच रहा है 2.5%। अब ये जो टोटल फ्रेश वाटर है, इसमें से भी दो अलग अलग तरह के पानी है, कुछ लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है, और दूसरा जो प्रेजेंट है वो प्रेजेंट है फ्रोजन फॉर्म, आइस के फॉर्म में, अंटार्कटिका, ये सब चीजों, यहाँ पे आप देखोगे तो ग्लेशियर्स हैं, है ना, तो वो क्या है? वो फ्रेश वाटर है इन फ्रोजन फॉर्म, ओके। और वो टाइम टू टाइम वो ग्लेशियर्स क्या हो रहे हैं? पिघल के उसका जो रन ऑफ है, डिस्चार्ज है, वो समंदर में जा रहा है, तो वो भी वेस्ट हो रहा है। इसलिए न्यूज़ में हरदम रहती है कि वहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो गया, वहाँ पे क्लाइमेट चेंज हो गया, तो यही सब चीज़ रीजन, हमारी पानी की कमी होते जा रही है धीरे धीरे। तो ये सारे कुछ वैल्यूज हैं, आप इनको ध्यान रखिएगा, इनमें से कोई एक वैल्यू हो सकता है एग्जामिनेशंस में आपसे पूछ लिया जाए। सो इसी के साथ हमने बेसिक वाला जो इंट्रोडक्शन पार्ट था हाइड्रोलॉजी का, वो कवर अप कर लिया, वो हो गया अपना खत्म। अब हम नया टॉपिक, नया चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, प्रेसिपिटेशन। इस पे आपको ध्यान देना है, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस में आएंगे, तो हम सारा चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से कवर अप करेंगे शॉर्ट में। तो देखिए, व्हाट इज प्रेसिपिटेशन? प्रेसिपिटेशन डिनोट्स ऑल फॉर्म ऑफ वाटर दैट रीचेस द अर्थ सरफेस फ्रॉम एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर से, है ना, किसी भी फॉर्म में पानी अगर अर्थ सरफेस को आती है तो उसे हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। जैसे कि कैसे कैसे रूप में पानी आ सकती है? रेनफॉल के रूप में आ सकती है, आसमान से बर्फ आपके जमीन पे आ सकते हैं, है ना, तो आइस के फॉर्म में, स्लीट के फॉर्म में, ठीक है। आप देखोगे हवा में कभी कभी एकदम छोटे वाटर के ड्रॉपलेट उड़ते रहते हैं, तो वो भी कहाँ से है? वो भी एटमॉस्फेयर से है। अल्टीमेटली वो पानी भी जमीन पे जा रहा है, तो उसको ड्रीजल कहा जाता है। तो इस तरह से डिफरेंट फॉर्म है प्रेसिपिटेशन का,
लेकिन इंडिया में हम जनरली प्रेसिपिटेशन को एज ए रेनफॉल ही समझ लेते हैं। ऐसा क्यों समझ लेते हैं भाई? वो गलत है। हम इसलिए समझ लेते हैं क्योंकि इंडिया में जो सबसे मेजर फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन है, या फिर इंडिया का जो लैंड सरफेस है, एरिया है, यहाँ पे जो सबसे मेजर फॉर्म में जो पानी आती है एटमॉस्फेयर से अर्थ के ऊपर, दैट इज योर रेनफॉल। समझ रहे हैं? आप इंडिया में देख रहे हैं कहीं पर मूसलाधार बर्फबारी होगी, ऐसा होती है कुछ एक पर्टिकुलर कन्फाइंड लोकेशन पे, लेह लद्दाख जम्मू कश्मीर ये सब इलाकों में, हिमालयन रीजन्स में। लेकिन मैक्सिमम आप अगर एमपी में बात करोगे तो वहाँ तो बरसात ही तो हो रही है। तो मेजर फॉर्म ऑफ वाटर जो आती है अर्थ सरफेस के ऊपर यहाँ पर, वो रेनफॉल के फॉर्म में आती है। समझ गए? तो प्रेसिपिटेशन का मतलब रेनफॉल नहीं होता। प्रेसिपिटेशन का मतलब सिंपली ये होता है कि ऑल फॉर्म ऑफ वाटर, हर एक फॉर्म में जो वाटर है जो अर्थ सरफेस को रीच करे, दैट इज योर प्रेसिपिटेशन। डेफिनेशन क्लियर है? चलिए अब इसका डिफरेंट फॉर्म्स होता है, उन फॉर्म्स को एक एक करके पढ़ते हैं। तो पहला होता है रेनफॉल। तो रेनफॉल, तो व्हाट इज रेनफॉल? इट इज द मोस्ट डोमिनेंट फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन इन इंडिया, है ना। सेकेंड पॉइंट, इट डिनोट वाटर ड्रॉपलेट विथ साइज रेंजिंग फ्रॉम 0.5 mm टू 6 mm। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। 0.5 mm टू 6 mm होता है इसमें वाटर ड्रॉपलेट का साइज। और ये जो ड्रॉपलेट होती है ना, इसका जो शेप होता है इट इज स्फेरिकल, इसे हम स्फेयर कहते हैं, स्फेरिकल। ठीक है, स्फेरिकल शेप, स्फेरिकल शेप में आती है ये ड्रॉपलेट, है ना, इसको जनरली कहते हैं। और इसका जो साइज होता है वो 0.5 mm से 6 mm तक होती है, ऐसा देखा गया है। अगर साइज ऑफ दैट वाटर ड्रॉपलेट इज लेस देन 0.5 mm तो वो फिर रेनफॉल के कैटेगरी में नहीं आता। अगर इससे ज़्यादा बड़ा है साइज ऑफ ड्रॉपलेट तो भी वो रेनफॉल के कैटेगरी में नहीं आएगा। क्लियर है बात? अब सुनिए, इस रेनफॉल के बारे में मैं कुछ आपको बेसिक चीज बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले ये देखो कि ये धरती है, मान लो, है ना, ये धरती है। तो आप धरती के ऊपर जैसे जैसे जाओगे ना, टेम्परेचर आपका कम होगा, टेम्परेचर कम होते चलता है, ऊपर ठंड बढ़ते चलती है, टेम्परेचर कम होते चलता है ना। तो लैंड सरफेस के आसपास क्या होती है? हवाएं, है ना, विंड जो है वो ब्लो करती है, विंड ब्लो करती है। तो और ये जो विंड है ये अपने साथ पानी को लेके आई है, मतलब इस विंड के अंदर वेपर भी है ना। तो इस विंड को हम कहते हैं मॉइस्चर लेडन विंड। मॉइस्चर लेडन मतलब पानी के साथ भरा हुआ हवा, लेडन विंड। समझ गए? तो इस विंड में मॉइस्चर भी है, तो इसका वेट भी ज़्यादा होगा, वजन होगा इसमें। तो कोई चीज़ अगर भारी है तो वो जमीन के सरफेस के करीब करीब रहेगी ना, अर्थ के सरफेस के करीब करीब रहेगी। समझ गए? अगर कोई चीज़ भारी है तो वो अर्थ के सरफेस के करीब करीब रहेगी। अगर मान लो ये जो मॉइस्चर लेडन विंड है वो जाके किसी से टकराती है, किसी से टकराएगी, तो वो टकरा के क्या ऐसे ऊपर नहीं उठ जाएगी? देखो, अगर इस तरह का कोई बैरियर अगर आ जाता है सामने, जैसे कि माउंटेन्स, पहाड़, है ना, माउंटेन्स वगैरह अगर मान लें, तो क्या वो टकरा के ऊपर नहीं चली जाएगी इस तरह से? तो जैसे वो ऊपर जाएगी, आपको अब मालूम है टेम्परेचर ऊपर में, आप जैसे ऊपर जाते हैं जमीन के सरफेस से, मतलब अर्थ के सरफेस से, टेम्परेचर कमते चलता है। तो ये मॉइस्चर लेडन वाटर जैसे आपकी ऊपर रीच करेगी, इस पानी का भी टेम्परेचर कम होगा। तो इस पानी का टेम्परेचर कम होगा तो ये पानी धीरे धीरे जमना शुरू हो जाएगा, कंडेंसेशन प्रोसेस इसमें स्टार्ट हो जाएगी, जो कि बादल बनने का प्रोसेस है, जिसको हम कहते हैं कंडेंसेशन प्रोसेस। ठीक है, अब वो पर्टिकुलर टेम्परेचर देखिए, वो पर्टिकुलर टेम्परेचर, जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कंडेंसेशन होता है ना, पानी जमना शुरू हो जाती है, उसे हम कहते हैं ड्यू पॉइंट। ड्यू पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कंडेंसेशन होती है। समझ गए? तो कंडेंसेशन होगा तो उसके बाद क्या होगा? पानी की फिर ऊपर जो है वेट बढ़ जाएगी, क्योंकि जो वेपर था वो वेपर अब कंडेंस हो गया, एक दूसरे के करीब आगे जम गए, तो उसकी वजन बढ़ जाएगी ना। फिर तो ऊपर में कोई वजनी चीज है तो वो ऊपर से नीचे गिरेगा ड्यू टू ग्रेविटी, तो वही बरसात के फॉर्म में ड्रॉपलेट्स बन बन के नीचे आ जाते हैं। समझे बात को? तो वही बरसात के फॉर्म में नीचे मतलब एज ए ड्रॉपलेट आ जाता है, वही चीज होती है रेनफॉल। तो रेनफॉल का भी अलग अलग कारण है,
ओके, अलग अलग टाइप ऑफ रेनफॉल है। आप देखोगे ओरोग्राफिक रेनफॉल एक फेमस नाम आपसे पूछा जाता है, कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन, फ्रंटल प्रेसिपिटेशन। तो ये सारे क्या हैं थोड़ा देखते हैं, साइक्लोन, एंटी साइक्लोन, है ना। तो हम उतना डिटेल में नहीं, लेकिन एक हल्का ऊपरी आइडिया हमें आना चाहिए। ऊपरी आइडिया क्या अब हम बता रहे हैं तो आपको डिटेल में ही बता देंगे, हाँ, लेकिन जल्दी से कवर अप करेंगे। ओके, तो ये ड्यू पॉइंट टेम्परेचर याद रखिएगा। ड्यू पॉइंट क्या है? टेम्परेचर एट विच कंडेंसेशन टेक्स प्लेस। एग्जामिनेशंस में आपसे पूछे जाते हैं। ओके, तो पहला बात करते हैं हम लोग ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन। ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन अगेन इन इंडिया, क्योंकि इंडिया में माउंटेन्स रेंजेस इतने ज़्यादा हैं कि यहाँ पे ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन अधिक हमें देखने को मिलता है। अब ये क्या है देखिए, मान लीजिए इस तरह का कोई एक पहाड़ है, ठीक है, इस तरह का कोई एक पहाड़ है, तो मान लो जो विंड है ना, मॉइस्चर लेडन विंड, वो आराम से बहते 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 ऐसे आ रही है, ठीक है, फ्लो करते करते आ रही है। ओके, मतलब ये जो हवा है इसके साथ मॉइस्चर भी है। तो अब यहाँ से ये हवा जो आगे तो नहीं जा पाएगी, क्यों? यहाँ पे तो ये पर्वत है, माउंटेन है, तो इससे टकराएगी। तो ये माउंटेन बहुत छोटा हाइट का नहीं है, बहुत बड़ा। हिमालय देखिए कितना ऊंचा ऊंचा होता है, आरावली रेंजेस, सतपुरा रेंजेस, है ना, सब बहुत ऊंचे ऊंचे हैं। तो जैसे ही टकराएगी, ठीक है, तो ये माउंटेन के लॉन्ग ऐसे फ्लो करेगी, फ्लो करेगी करेगी और ये पहुंच जाएगी आसमान में बहुत ऊंचाई पे ऊपर। अब मैंने आपसे पहले ही अभी एक कॉन्सेप्ट बता रखा था कि आसमान में ऊपर जैसे हम जाते हैं तो टेम्परेचर रिड्यूस होते चलती है। इसको हम लैप इन्वायरमेंटल लैप्स रेट भी कहते हैं। ये जो टेम्परेचर की डिक्रीज होती है ना, तो ये एक रेट से डिक्रीज होती है। आप ये एनवायरमेंट इंजीनियरिंग में एयर पोल्यूशन वाले टॉपिक के अंदर पढ़े होंगे, एनवायरमेंटल लैप्स रेट, समझ गए। तो आपको मालूम है टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो ये मॉइस्चर लेडन विंड जो था इसमें कंडेंसेशन की प्रक्रिया होंगे और इस वाले एरिया में इधर बादल बनेंगे, क्लाउड्स, इधर क्लाउड्स बनेगा, है ना। अब ये क्लाउड्स में वाटर ड्रॉपलेट्स होंगे, उसका वजन बढ़ेगा, हैवी होगा, तो इस एरिया में मूसलाधार बारिश हो जाएगा, जबरदस्त बारिश, ठीक है, इस एरिया में। तो देखिए ये माउंटेन है, माउंटेन का ये, तो माउंटेन के इस तरफ बारिश हो रहा है, किस तरफ? इस तरफ, जिस तरफ से हवा टकरा रही है उस तरफ बारिश हो रही है, लेकिन उसके दूसरे बगल बरसात बिल्कुल भी नहीं होगी, या फिर होगी भी तो बहुत कम होगी, है ना। तो जिस तरफ हवा आपका टकराती है पहाड़ से, पहाड़ का वो जो दिशा है, वो जो साइड है, उसको विंडवार्ड साइड कहा जाता है। विंडवार्ड साइड, विंडवार्ड साइड कहा जाएगा इसको, और इसको हम कहते हैं लीवार्ड साइड, लीवार्ड साइड। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे, है ना, सबसे पहला कि इंडिया में जो रेनफॉल है वो कॉमन फॉर्म ऑफ जो प्रेसिपिटेशन है वो क्या है? ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन, क्योंकि यहाँ पे पहाड़ ज्यादा है। सबसे पहला तो ये टॉपिक, ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन में किस तरफ ज्यादा बरसात होगी, विंडवार्ड साइड में या लीवार्ड साइड में? विंडवार्ड साइड में ज्यादा बरसात होगी, जिस दिशा से हवा, मतलब हवा जिस तरफ से टकराएगा पहाड़ को, पहाड़ के उसी तरफ ज्यादा बरसात होगी, समझ गए। इसे हम कहेंगे ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन। क्लियर है, इंपॉर्टेंट, नोट डाउन कर लिया। ये सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलता है इंडिया के अंदर, ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन। ओके, दूसरी जो प्रेसिपिटेशन होती है ये होती है कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन। अब ये क्या होती है देखिए, जैसे कि अभी गर्मी का समय चल रहा है, इमेजिन करते चलना, सोचते चलना, सब चीजों में कंसेप्ट है। जैसे ये गर्मी का समय है, तो गर्मी के समय में देख रहे हैं लैंड मास बहुत ही गर्म हो जाता है, ये जो धरती होती है ये काफी ज्यादा गर्म हो जाता है ना। कोई एक लोकल एरिया में मान लो टेम्परेचर इस जमीन की बहुत ज्यादा हो गई, इस एरिया में टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया, तो टेम्परेचर जब ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, मान लो इस एरिया में जो एयर है वो बढ़िया से फ्लो होके आ रही है, कौन सा? मॉइस्चर लेडन एयर अपने साथ पानी लेके बढ़िया से फ्लो करके इस पूरे एरिया में आ रही थी। जब एयर इस पूरे एरिया में बढ़िया से फ्लो होके आई और ये एरिया का टेम्परेचर है ज्यादा, है ना, तो एयर का भी टेम्परेचर हो जाएगा ज्यादा। तो एयर का टेम्परेचर हो जाएगा ज्यादा, तो हाई टेम्परेचर पे जो एयर क्या है, ये वेपर है एक तरह का, यहाँ पे पानी मिला हुआ, तो इसका टेम्परेचर ज्यादा हो जाने के कारण इसकी डेंसिटी काफी कम हो जाएगी। इसकी जो डेंसिटी है, ठीक है, इट रेड्यूसेस। अगर डेंसिटी रेड्यूस हो जाएगा तो इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि ये हल्का होगी। अगर ये एयर हल्का होने लगेगी तो ये एयर कोई हल्का चीज है जैसे बलून वगैरह, वो ऊपर चला जाता है कि नहीं,
तो ये ऊपर जाएगा। ये जो एयर है, मॉइस्चर लेडन एयर, जो इस हॉट एरिया में आई है ना, हॉट एरिया या फिर हाई टेम्परेचर एरिया, हाई टेम्परेचर एरिया यहाँ पे आई, तो अपने साथ पानी लेके आई। इसकी डेंसिटी हो गई ज़्यादा, इसकी डेंसिटी हो गई, सॉरी इसकी डेंसिटी हो गई कम, डिक्रीज हो गई गर्म होने के कारण, तो ये उठ जाएगा ऊपर, राइजेस अप, राइजेस अप। क्या? एयर, मॉइस्चर लेडन एयर है ना, वो ऊपर उठ जाएगी। ऊपर उठेगी तो आपको मालूम है एनवायरमेंटल लैप्स रेट, टेम्परेचर कम, तो फिर यहाँ पे हो जाएंगे कंडेंसेशन, बादल बनेंगे। ठीक है, तो ये जिस लोकल एरिया में जहाँ पे ये आई थी वहीं पे ये ऊपर चली गई, अब ये जो ऊपर जाके बादल बना देगी, यहाँ पे प्रेसिपिटेशन हो जाएगा इस एरिया में। तो कभी रेनफॉल सीजन नहीं भी है, मॉनसून सीजन नहीं भी है, फिर भी आप देखोगे किसी एरिया में बरसात हो गई, अब बोलोगे अरे ये बेमौसम का बरसात है, तो ऐसा नहीं है, गर्मी ज़्यादा बढ़ गई होगी उस एरिया में, देखिए हद से ज़्यादा, और गलती से कोई एक ऐसी हवा, हाँ मतलब एक ठंडी हवा आ गई होगी उस एरिया में, जिस कारण से उसका डेंसिटी हो गया कम, क्योंकि वो अपने साथ पानी लेके आई। ठंडी हवा मतलब उसके में पानी भरा हुआ है, लबालब डबाडब पानी भरा हुआ है, वो आया, उसका डेंसिटी हो गया कम, अब वो चला गया ऊपर। तो ऊपर फिर आपको मालूम है एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कम होता है, ठंडा होती है ऊपर, तो ऊपर कंडेंसेशन होगा, बादल बनेंगे, फिर उस पर्टिकुलर एरिया में बरसात होगी और आप लोगे मजा, आनंद, है ही नहीं। तो इस तरह का जो प्रेसिपिटेशन होता है इसको कॉन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन कहा जाता है। ये लोकल प्रेसिपिटेशन एक तरह का है। इस तरह का प्रेसिपिटेशन आपको इक्वेटर वाले रीजन में ज्यादा देखने को मिलेगा, इक्वेटोरियल बेल्ट, इक्वेटोरियल बेल्ट है ना। और ये क्यों हो रहा है? लोकल टेम्परेचर राइज ऑफ ए पर्टिकुलर लैंड मास और ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया। तो इस तरह का स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेगा, तो टिक लगा दीजिएगा। लोकल टेम्परेचर राइज ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया, ठीक है, हमने लिख दिया है लोकल टेम्परेचर राइज ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया, इस कारण से। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये सब स्टेटमेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। अगला जो है ये फ्रंटल प्रेसिपिटेशन। ये देखो इसमें और ही एक कहानी है। कहानी क्या है? मान लो ये एरिया, ये कुरुक्षेत्र वाली सिस्टम है समथिंग, है ना, कि लड़ाई हो रही है, जैसे कौरव पांडव में लड़ाई हो रही है वैसा है। तो ये जो एरिया है इसमें दो हवाएं हैं। एक हवा कौन है? एक हवा ठंडा हवा है, मान लो ये कोल्ड एयर है, ये है कोल्ड एयर, ठंडा हवा। दूसरा हवा है कौन? इससे लड़ने आ गया है वार्म एयर, ठीक है, ये हो गई वार्म एयर, वार्म एयर। अच्छे से समझना चीजों को, बस यहाँ पे लड़ाई होने वाली है और कुछ नहीं। जो कोल्ड एयर है वो कोल्ड है, मतलब इसकी डेंसिटी होगी ज्यादा, इसकी डेंसिटी होगी ज्यादा, मतलब ये ज्यादा वजनी है। वार्म एयर का डेंसिटी जो होगा, डेंसिटी को मैं रो लिखता हूँ, रो जनरली हम लोग लिखते हैं रो एयर, तो रो एयर जो होगी इसकी होगी कम, तो ये होगा हल्का, समझ गए। तो देखो अब क्या होगा, इस पर्टिकुलर एरिया में ये दोनों आ गए एक ही जगह पे, इधर कोई इधर से फ्लो करके आ रहा है, कोई उधर से फ्लो करके आ रहा है, जैसे आमने सामने यहाँ पे आए, तो क्या यहाँ पे कोल्ड एयर वार्म एयर से टकरा नहीं रहा है, एक तरह का कोलिजन हो गया। मान लो इन दोनों के बीच में टक्कर हुआ, तो जैसे इन दोनों के बीच में टक्कर होगा, तो मेरे को ये बताओ, देखो यहाँ पे ये कोल्ड एयर आई है ना, इधर से वार्म एयर आ रही है, दूसरी तरफ से वार्म एयर आ रही है, वार्म एयर आ रही है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में टक्कर होगी, इन दोनों के बीच में टक्कर होगी। टक्कर होने के बाद क्या होगा? कोल्ड एयर तो उसका, चूंकि वो वजनी है ना, उसका वेट ज्यादा है, तो कोल्ड एयर जो है ना वो नीचे चला जाएगा, ठीक है, किसके नीचे? वार्म एयर के नीचे, और वार्म एयर को अपने ऊपर से वो ऐसे भेज देगा ऊपर, वार्म एयर कोल्ड एयर के ऊपर से ऊपर चली जाएगी एटमॉस्फेयर में। तो इन दोनों के बीच में जहां वो टक्कर हो रहा है, इन दोनों के बीच में एक इस तरह का लाइन बन जाएगा, डिवाइड बन जाएगा, जिसके नीचे होगा कोल्ड एयर, और जो ये लाइन के ऊपर से वार्म एयर टकरा के ऊपर जा रही होगी एटमॉस्फेयर में। और ये जो वार्म एयर है, ठीक है, ये जो वार्म एयर है जब ये ऊपर जाएगी, इसमें भी तो कुछ ना कुछ मॉइस्चर होगा, है ना, इसमें भी कुछ ना कुछ मॉइस्चर होगा। अब ये जब ऊपर जाएगी तो ऊपर जाने के बाद क्या होगा? कंडेंसेशन होगा, तो ये वहां पे बादल बना देगी फिर से, ठीक है, ये वहां पे बादल बना देगी, फिर
इसके कारण प्रेसिपिटेशन हो जाएगा कहाँ पे, इस पर्टिकुलर एरिया में। तो ये प्रेसिपिटेशन क्यों हुई, कोल्ड एयर वार्म एयर से टकराई तो हुआ प्रेसिपिटेशन, समझ गए। यहाँ पे नीचे आ जाएगा कोल्ड एयर, नीचे आ जाएगा आपका कोल्ड एयर और ऊपर चला जाएगा वार्म एयर, और वार्म एयर की हो जाएगी कंडेंसेशन, तो इस कारण से प्रेसिपिटेशन होगा। तो इसको कहा जाता है फ्रंटल प्रेसिपिटेशन। फ्रंटल क्यों, ये जो फ्रंटल शब्द है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये जो मैंने बोला एक लाइन जो बनती है जिसके नीचे है कोल्ड एयर और जिसके ऊपर टकरा के वार्म एयर जा रही है, तो ये जो लाइन है ये इसी को हम कहते हैं फ्रंट, है ना, फ्रंट। अरे फ्रंट मतलब सामने, आमने सामने, फ्रंट मतलब इस लाइन के आमने सामने है कोल्ड एयर और वार्म एयर, समझ गए। तो इसी को फ्रंटल प्रेसिपिटेशन कहा जाता है। हाँ, हालांकि जो टोटल पानी नीचे आएगी वो उसकी मात्रा कम होगी, क्योंकि वो वार्म एयर ऊपर गया कंडेंस हुआ, तो वार्म एयर ही है वो, तो उसमें मॉइस्चर कंटेंट पहले से ही कम होगा, समझ गए। तो वो ऊपर जाके कंडेंस होने के बाद भी जो बरसात होगी हल्की फुल्की होगी, लेकिन बरसात तो होगी, ये बात तो साफ है ना। तो इस तरह का प्रेसिपिटेशन को कहता है फ्रंटल प्रेसिपिटेशन। ये क्यों होती है, ड्यू टू कोलिजन ऑफ वार्म एयर विथ, या फिर ड्यू टू कोलिजन ऑफ कोल्ड एयर विथ वार्म एयर। तो यहां से अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछेंगे, ये क्यों होता है पूछेंगे, फ्रंट क्या होता है पूछेंगे, या फिर फ्रंट जो बनती है तो फ्रंट के ऊपर कौन नीचे कौन, फ्रंट के ऊपर वार्म एयर, फ्रंट के नीचे कोल्ड एयर, है ना, सब कुछ पूछेंगे। अब ये वार्म एयर ऊपर क्यों चली जा रही है, क्योंकि उसकी वजन कम है, क्योंकि उसकी पहले से डेंसिटी कम थी, समझ गए बात को। इन सब चीजों को ये पूछा जाएगा आपसे। तो दिस इज योर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेनफॉल। अब इन सारे टाइप्स ऑफ रेनफॉल में से आपको समझ में आ ही गया होगा ओरोग्राफिक रेनफॉल इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसके कारण ज्यादा पानी आता है। और है साइक्लोन, एंटी साइक्लोन वगैरह, तो ये सब चीजें आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो सब इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम हो गया, उसके लिए थोड़ा मोड़ा इंटरव्यू पर्पज से इंपॉर्टेंट होता है तो होता है, बाकी और कुछ नहीं, ठीक है। IAS वाईएएस लेवल का चीज है तो वो हम नहीं देखेंगे, इतना जो बेसिक जहां से ऑब्जेक्टिव आ सकते थे वो हमने कवर अप कर लिया। अब चलिए अब देखते हैं कुछ इसका क्लासिफिकेशन, रेनफॉल का क्लासिफिकेशन। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ रेनफॉल ऑन बेसिस ऑफ इंटेंसिटी। अब यहां से थोड़ा डीप हम लोग जाना शुरू करेंगे, तो ये इंटेंसिटी ये क्या है वो तो हम देखेंगे, लेकिन पहले मैं एक चीज आपको समझाना चाहता हूँ कि रेनफॉल का जो मेजरमेंट है वो हम कैसे लेते हैं। देखिए ये रेनफॉल का मेजरमेंट हम कैसे लेते हैं, मान लो ये कोई एक पर्टिकुलर एरिया है, ठीक है, ये कोई पर्टिकुलर एरिया है, लैंड का एरिया है, ऐसा मान के चलो, ये आपका लैंड का एरिया, लैंड है, इसका एरिया आपको मालूम है। तो इस एरिया पे, इसी एरिया पे मान लो प्रेसिपिटेशन हुई, बरसात हुई, ठीक है, इसी एरिया में मान लो बरसात हुई, ठीक है। अब ये जो बरसात हुई ये हुई लेट्स सपोज मान लीजिए 1 घंटे में हुई, ठीक है, 1 घंटे तक ये बरसात हुई। तो ये बरसात के कारण इस पूरे एरिया पे कुछ ना कुछ पानी आके जमा हो गया होगा, कुछ ना कुछ पानी तो आया एरिया के ऊपर, है ना। तो वो जितना भी पानी 1 घंटे में आसमान से इस एरिया पे आई, अगर उस पूरे वाटर को अगर इस एरिया के ऊपर अगर मैं यूनिफॉर्मली एक स्टैंडिंग डेप्थ दिखाता, है ना, एक यूनिफॉर्मली स्टैंडिंग डेप्थ दिखाता, तो वो डेप्थ मेरा कितना होता, एक यूनिफॉर्म स्टैंडिंग डेप्थ, मतलब ये पूरा एरिया पे एक लेवल पे पानी आपका खड़ा है, जमा है ना, तो वो कितना सेंटीमीटर होता, कितना mm होता वो चीज। तो ये डेप्थ जो है, दिस डेप्थ हम इसको मेजर करते हैं, समझ गए, हम ये डेप्थ को हम मेजर करते हैं। और इस केस में अगर मैं इंटेंसिटी को डिफाइन करूं, इंटेंसिटी तो मैं कहूंगा कितना डेप्थ ऑफ वाटर 1 घंटे में आया, डेप्थ पर यूनिट टाइम, ऐसा किसी एक पर्टिकुलर एरिया के लिए। अब इन सब चीजों को मेजर करने के लिए हमारे पास डिवाइस है, हमारे पास सिस्टम्स है, जिसको हम रेन गॉज कहते हैं, रेन गॉज। वहां पे हम इन सब चीजों की मेजरमेंट लेते हैं, हम पढ़ेंगे रेन गॉज के बारे में आगे चल के, ठीक है। तो वहां पे हम इन सब चीजों का मेजरमेंट लेते हैं। तो ये समझ में आया इंटेंसिटी कि हम डेप्थ के फॉर्म में वाटर को मेजर करते हैं। ये जो डेप्थ है ये क्या बताता है, यूनिफॉर्मली स्टैंडिंग डेप्थ ऑफ वाटर ओवर ए पर्टिकुलर लैंड एरिया, है ना, ओवर ए पर्टिकुलर एरिया, दिस डेप्थ। तो कितना डेप्थ ऑफ पानी एटमॉस्फेयर से उस लैंड पे एक
यूनिट टाइम के अंदर आई है, इसी को हम इसी तरह से हम रेनफॉल का मेजरमेंट लेते हैं। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है। हम मतलब डेप्थ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, वो डेप्थ का विजुअलाइजेशन आपको होना चाहिए, है ना। तो इंटेंसिटी को मैंने बताया डेप्थ पर यूनिट टाइम के फॉर्म में लिखेंगे, तो यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट करूंगा इंटेंसिटी का जो यूनिट होगा ये मेरा होगा सेंटीमीटर पर आवर, कि कितना सेंटीमीटर डेप्थ ऑफ वाटर 1 घंटे में जमीन पे आ रही है। ओके, या फिर आप चलो भाई मैं mm पर आवर में इसका क्लासिफिकेशन लिख देता हूँ, सेंटीमीटर में नहीं mm में लिख दूंगा तो ज्यादा अच्छे से ध्यान में रहेगा। mm पर आवर कितना मिलीमीटर डेप्थ ऑफ वाटर आपके लैंड एरिया पे 1 घंटे में आ रही है ना। तो देखिए अगर इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल है आपका 0 से 2.5, तो इस तरह के रेनफॉल को हम कहेंगे लाइट रेनफॉल, हल्का है वो, कम पानी आ रही है, लाइट रेनफॉल। अगर इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल है आपका 2.5 से 7.5, ठीक है, इसको हम कहेंगे मीडियम रेनफॉल, इसको हम कहते हैं मीडियम रेनफॉल। अगर इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल इज ग्रेटर देन 7.5 mm पर आवर, इसको हम कहते हैं हैवी रेनफॉल, हैवी रेनफॉल। तो ये वैल्यू, ये टेबल मैंने आपको क्यों लिखवाया, इसलिए लिखवाया क्योंकि यहाँ से सीधा सीधा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। ये रेंज आपको याद रखनी है कि कितना इंटेंसिटी के करस्पॉन्डिंग किस तरह का रेनफॉल, और ये भी याद रखना है कि यूनिट यहाँ पे क्या लिया है मैंने। कभी कभी इसी यूनिट को वो सेंटीमीटर में बदल के दे देंगे, तो आपको मालूम है 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, 10 mm। क्लियर है, तो 10 से डिवाइड करके आंसर बता दीजिएगा, तो यूनिट पर भी ध्यान दीजिएगा। चलिए अब एक टॉपिक का नाम है रेनी डे। रेनी डे किसे कहते हैं बताइए। आप लोग तो लाइव नहीं हो, नहीं तो होते तो और मजा आता, अलग अलग मजा आता। कोई बात नहीं, रेनी डे हम किसे कहते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय रेनी डे। बचपन में कहते हैं ना, अरे रेनी डे है आज, स्कूल जाते वक्त अरे आज रेनी डे है इसलिए छुट्टी है। तो रेनी डे का एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, तो देखिए इसको इस तरह से कुछ डिफाइन किया गया है कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया पे, है ना, उस एरिया पे मान लीजिए जो भी एरिया आपका, जो भी शहर है, आपके शहर में एक पर्टिकुलर दिन में, उस पर्टिकुलर दिन में जो बरसात हुई, ठीक है, जो बरसात हुई, अगर वो बरसात के कारण जो टोटल डेप्थ ऑफ वाटर आई है उस पर्टिकुलर एरिया पे, अगर वो 2.5 mm से ज्यादा है ना, ये डेप्थ ऑफ वाटर के बारे में बता रहा हूं, अगर वो 2.5 mm से ज्यादा है तो उस एरिया के लिए वो पर्टिकुलर डे रेनी डे कहलाएगा। क्लियर है, तो इस तरह से हम रेनी डे को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन लिख लीजिए, इफ रेनफॉल ऑन ए पर्टिकुलर डे इज ग्रेटर देन 2.5 mm देन दैट डे इज कॉल्ड एज रेनी डे। देखिए इंडिया में ये सब चीजें जो मेजरमेंट होती हैं उनको कौन मेजर करता है, IMD मेजर करता है सब चीजें, है ना, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो मैं इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ कि जो एक टाइम है, स्टैंडर्ड टाइम है, जो हम रेनफॉल डेटा हम कलेक्ट करते हैं ना, हम रेनफॉल डेटा बेसिकली हमारे पास इक्विपमेंट होते हैं, रेन गॉज वगैरह हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम जब भी रेनफॉल डेटा कैलकुलेट करते हैं या फिर मेजर करते हैं, वो हम हमेशा सुबह 8:30 बजे लेते हैं, 8:30 AM। तो कभी कभी ये टाइम भी आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है। दूसरा, इंडिया का जो एवरेज एनुअल रेनफॉल है, ठीक है, वो है आपका टोटल 120 सेंटीमीटर, समझ गए। तो ये वैल्यू याद रखिएगा, ये वैल्यू एग्जाम में ये क्वेश्चन में आपसे पूछ लिए जाते हैं कि व्हाट इज एवरेज एनुअल रेनफॉल ऑफ इंडिया। ये 120 सेंटीमीटर फिक्स नहीं होता, ये हर एक साल, क्योंकि ये एवरेज एनुअल रेनफॉल है तो ये हर एक साल चेंज होते रहती है, लेकिन किताबों में हमको यही वैल्यू मिलती है, तो यही वैल्यू डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन वाले उठा के दे देते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 120 सेंटीमीटर। मान लीजिए ऑप्शन में आपका जो 120 बिल्कुल नहीं है, लेकिन इसके करीब करीब वाला ऑप्शन है, जो इसके 135 140 ऐसा ऑप्शन को टिक नहीं लगाना है, मतलब इसके करीब करीब 122 123, है ना, या 121 118 116 ऐसा कोई वैल्यूज है और 120 नहीं है ना, तो ऐसा वैल्यू को आप टिक लगा सकते हो, समझ गए। तो दिस इज योर एवरेज एनुअल रेनफॉल ऑफ इंडिया, कि एक साल में इंडिया में एवरेज कितना डेप्थ ऑफ वाटर आती है एटमोस्फियर से। क्लियर है, तो ये सारी बातें हमारी कंप्लीट हो गई रेनफॉल के बारे में। अब चलिए, अब हम दूसरा फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन को हम देखते हैं, सेकेंड फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन, जिसको हम कहेंगे स्नो।
स्नो मतलब आइस के फॉर्म में अगर आसमान से पानी आती है तो इसे हम कहते हैं स्नो। सो आप स्नो को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? दीज आर आइस क्रिस्टल। स्नो क्या है? इसको आइस क्रिस्टल कहा जाता है। हैविंग डेंसिटी ऑफ 0.1 ग्राम पर सीसी। सो आपको ये वाला वैल्यू याद रखना है, 0.1 ग्राम पर सीसी। ये आपसे पूछ सकते हैं व्हाट इज डेंसिटी ऑफ स्नो, व्हाट इज डेंसिटी ऑफ आइस, ऐसा वैसा सब कुछ। तो कितना है? 0.1 ग्राम पर सीसी। चलिए अब नेक्स्ट फॉर्म ऑफ प्रिसिपिटेशन है ड्रिजल। तो ड्रिजल क्या होती है? देखिए बहुत हल्का बारिश, हल्का हल्का हल्का, बहुत हल्का बारिश। इसमें क्या है, जो ड्रॉपलेट का साइज होता है, पानी का बूंद का जो साइज होता है वो 0.5 mm से छोटा होता है। ठीक है, रेनफॉल में आपने देखा था 0.5 mm से 6 mm तक का साइज होता है ड्रॉपलेट का, ध्यान रखना है। ड्रिजल में 0.5 mm से छोटा। और जो इंटेंसिटी होती है इसकी 1 mm से 1 mm पर आवर की होती है। तो ये दो बातें इसमें आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है ग्लेज। ग्लेज क्या होता है समझिए, पढ़ेंगे डेफिनेशन को बाद में, लेकिन समझिए। मान लीजिए कोई जमीन है, ये आपका लैंड है, ठीक है। इसका टेम्परेचर बहुत ही कम है, लगभग 0 डिग्री सेल्सियस। अब इस जमीन के ऊपर बरसात होगी, नॉर्मल बरसात की बरसात ही हो रही है, बरसात हो रही है। तो जैसे ही ये पानी जो है ये लैंड का टेम्परेचर चूंकि इतना कम है, तो उसके कॉन्टैक्ट में जैसे ही आएगा तो क्या ये आके यहाँ जम नहीं जाएगा? ये आके जम नहीं जाएगा। तो यही जो जमा हुआ पानी है इसी को हम ग्लेज कहते हैं, और इसी फॉर्म में रेनफॉल को हम ग्लेज कहते हैं। तो देखिए, व्हेन रेन ड्रॉप कम्स इन कांटेक्ट विथ कोल्ड ग्राउंड सरफेस approximately at 0 degree Celsius, then the droplet of water is converted into ice which is called glaze। इसी को हम ग्लेज कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पांचवा जो है आपका स्लीट। स्लीट क्या है? फ्रोजन रेन ड्रॉप्स ऑफ ट्रांसपेरेंट इन नेचर। स्लीट मतलब देखो, आपने देखा भी है बचपन में, याद करो जब आइसक्रीम वाला नहीं आता था, बरसात होता था तो हम लोग आइस खाने का इंतजार करते थे जब फ्रिज नहीं हुआ करती थी। तो वो ये वही चीज़ है स्लीट, समझ गए? जो बर्फ ऊपर से गिरती है ना आसमान से, मतलब वो रेन ड्रॉप के साइज के ही होते हैं, छोटे 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 छोटे, लेकिन और ट्रांसपेरेंट नेचर के भी होते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये ट्रांसपेरेंट नेचर के होते हैं। स्लीट हेल भी एक तरह का बर्फबारी है, लेकिन स्लीट और हेल में यही डिफरेंस है कि स्लीट में जो बर्फ गिर रही है वो ट्रांसपेरेंट नेचर की है, मतलब जस्ट पानी की जो बूंद है वो ज़्यादा ठंडी होने के कारण जम गई है, बस वही बात। जैसे फ्रिज में आपका पानी जम जाता है ना, तो वैसा। तो इसको हम स्लीट कहते हैं। हेल क्या होता है? हेल यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। हेल विदेशों में, स्विट्जरलैंड वगैरह में वहाँ पे होती है ना, पोलैंड वगैरह में, ये सब में जहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम होती है उधर होती है ये हेल। तो बड़े बड़े आइस के मतलब गुच्छे कह लो, जैसे बड़े बड़े आइस के मतलब बड़ा बड़ा गेंद जैसा। यहाँ पे देख रहे हो 8 mm से ज्यादा बड़ा होना चाहिए आइस का लंप, है ना, आइस बर्फ। 8 mm से बड़ा बड़ा पत्थर, सोचो कि गिट्टी देखो, गिट्टी जितने बड़े बड़े आइस गिर रहे हैं आसमान से, उससे भी बड़ा हो सकता है, समझ गए? ये 5 मतलब इस बहुत बड़े बड़े होते हैं, मतलब 8 mm तो मिनिमम साइज बता दिया। इससे बड़े तो कितने भी बड़े गिर सकते हैं। तो वो जो बर्फबारी होती है उसको हम कहते हैं हेल। और ये जो हेल होती है वेरी डिस्ट्रक्टिव, बहुत खतरनाक होता है। सोचो कि हेल हो रही है कहीं पर और आप बाहर में हो, माथा कान फट नहीं जाएगा? जान माल की बहुत हानि होती है जब भी हेल होती है। तो ये बहुत डिस्ट्रक्टिव इन नेचर होती है, वेरी डिस्ट्रक्टिव इन नेचर। तो ये चीज़ आपसे पूछे जा सकते हैं, क्लियर है? तो इसी के साथ हमारा ये फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन का सारा कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अच्छा चलो भाई, और इतना बता ही रहा हूँ तो और थोड़ा डीप बता ही देता हूँ। देखो ये जो गेल है इसको हम कभी कभी ग्राउपल भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ग्राउपल। ये ग्राउपल हर जगह नहीं कहा जाता है, ये कुछ कंट्रीज में कहा जाता है, ठीक है। ये कुछ कंट्रीज में कहा जाता है। ये ग्राउपल जो है ना, ये भी एक तरह का हेल है, इसमें भी आइस ही गिरती है, ये नाम भी जान लो। लेकिन इसमें जो आइस जो गिरेगी उसकी साइज जो होती है, ओके, उसकी साइज जो होती है वो 5 mm से ज़्यादा होती है, ठीक है, 5 mm से ज़्यादा होती है साइज, तब उसको हम ग्राउपल कहते हैं। 8 mm से ज़्यादा नहीं, 5 mm से ज़्यादा, मतलब थोड़ा छोटा साइज का अगर गिरता है
तो उसको ग्राउपल कहा जाता है। दोनों सेम चीज़ है, अलग अलग देश में इसको थोड़ा इस तरह से कहा जाता है बस। तो नाम याद रखिए ग्राउपल। ग्राउपल भी एक तरह का हेल होता है, 8-5 याद रखिएगा बस, ठीक है। एक नोट बना के लिखिए, नोट कि ये जितने भी फॉर्म्स ऑफ प्रिसिपिटेशन मैंने बताए, इन सारे फॉर्म्स ऑफ प्रिसिपिटेशन में इंडिया के अंदर अगर बात किया जाए तो ओरोग्राफिक फॉर्म ऑफ प्रिसिपिटेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड इंडिया रिसीव्स मैक्सिमम रेनफॉल इन ओरोग्राफिक फॉर्म ऑफ प्रिसिपिटेशन ओनली। हम लिख देते हैं, ओके। तो लिख लीजिए भाई, इन इंडिया मैक्सिमम रेनफॉल इज रिसीव्ड इन फॉर्म ऑफ ओरोग्राफिक प्रिसिपिटेशन ओनली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी अभी हमने आपको एवरेज एनुअल रेनफॉल ऑफ इंडिया बताया था, जिसकी वैल्यू थी 120 सेंटीमीटर, याद करिए। तो ये एवरेज एनुअल रेनफॉल आखिर होता क्या है? तो देखिए, सुनिए बात अच्छे से। हम रेनगॉज का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे, डिवाइस जिसको यूज़ करके हम रेनफॉल के डेटा को मेजर करते हैं। तो एक दिन में जो टोटल डेप्थ ऑफ वाटर कलेक्ट होता है ना, उसको हम कहते हैं डेली रेनफॉल, ठीक है। और इसी तरह से हम पूरे साल में, मतलब 365 दिन में हम देखते हैं कि कितना कलेक्ट हो रहा है। तो जितना भी कलेक्ट हो रहा है उसको हम कहते हैं एनुअल रेनफॉल। अब ये जो एनुअल रेनफॉल है, आप हर एक साल का निकालोगे, हर एक साल का निकालने के बाद मान लीजिए 30-35 साल का निकाला, तो वो सारे पूरे के पूरे 30-35 साल का अगर एवरेज वैल्यू ले लेंगे, तब जाके जो आपको एक मीन डेटा मिलेगा, दैट इज योर एवरेज एनुअल रेनफॉल। समझ गए? देखिए डेफिनेशन पढ़िए। The amount of rain collected by a rain gauge in last 24 hour is called as daily rainfall and the value accumulated in 1 year, एक साल में जितना रेनफॉल डेप्थ जमा हो गया उसको हम कहेंगे एनुअल रेनफॉल, उसको एनुअल रेनफॉल कहा जाता है। The average value of this 1 year annual rainfall over a period of 35 years या उससे थोड़ा ज़्यादा, मतलब मिनिमम 35 साल का तो एवरेज आपको लेना ही है ना। 35 साल का मिनिमम डेटा आपको चाहिए, तो लंबे डेटा है 35 साल का। और इन सब डेटा के लिए मैं बोलता हूँ, हमारे एक मित्र थे जो पीएचडी कर रहे थे, तो वो है फ्रॉम आईआईटी चेन्नई, ठीक है। तो हुआ ये कि उनको चाहिए था ये रेनफॉल डेटा, उनका पीएचडी इसी सेशन में था, यही हाइड्रोलॉजी वगैरह के टॉपिक पे था, फ्लड फोरकास्टिंग वगैरह वो कर रहे थे। तो उनको जो डेटा चाहिए था, इन डेटा के लिए उन्होंने आईएमडी को बोला, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को। तो आईएमडी वालों ने बोला हाँ ठीक है हम देंगे। उनको रिवर का कैचमेंट एरिया का डेटा चाहिए था। वो बोले हम ठीक है देंगे, हमारे पास डैम का एक डेटा है, लेकिन उस डेटा के लिए वो बोले 5 लाख रुपया लगेगा, है ना। क्यों? ये समय के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना, उतने साल से उन्होंने रिकॉर्ड को जमा करके रखा है, तो उसका मोल तो है, दाम तो है, समझ गए। तो आजकल डेटा का भी दाम होता है। फिर फिलहाल उन्होंने खरीदा नहीं, उनका जो मतलब गाइड था, प्रोफेसर था, उनके माध्यम से उनको वो डेटा अवेलेबल हो गई थी, ओके। 35 साल और एनी सुटेबल टाइम इंटरवल, एक लंबा समय इंटरवल है, समय अंतराल है यहाँ पे, है ना। उसके ऊपर का सारा एवरेज डेटा लेंगे तो आपका मीन प्रेसिपिटेशन का वैल्यू निकलेगा, जो कि होगा एवरेज एनुअल रेनफॉल। ये होगी इसकी डेफिनेशन, ध्यान में रखिएगा, ये टाइम पीरियड। अब बात करते हैं मेजरमेंट के ऊपर कि इसको मेजरमेंट कैसे करेंगे। तो मैंने एक कॉन्सेप्ट समझाया था कि डेप्थ ऑफ स्टैंडिंग वाटर का हम मेजरमेंट लेते हैं, है ना। डेप्थ ऑफ स्टैंडिंग वाटर की कितना पानी जमा हो रहा है ना, यही हमारा बेसिक मेजरमेंट होता है, डेप्थ ऑफ स्टैंडिंग वाटर। यही चीज़ है। रेनफॉल इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ डेप्थ टू विच वाटर वुड स्टैंड ऑन एन एरिया इफ ऑल द रेन वाटर वॉज टू बी कलेक्टेड ओवर इट। अगर पूरा का पूरा पानी अगर किसी एरिया के ऊपर कलेक्ट कर लेंगे तो कितना डेप्थ में वो पानी उस एरिया पे स्टैंड करेगा, वो डेप्थ को हम लिखते हैं। अब वो कितने घंटे में हो रहा है वो टोटल हम निकाल लेते हैं, है ना, कि इतने घंटे में इतना डेप्थ आ रहा है। अब वो टोटल डेप्थ बाय वो घंटा हम डिवाइड करके हम उसको यूनिट आवर में एक्सप्रेस करते हैं, तो हमको इंटेंसिटी मिल जाता है mm/आवर, सेंटीमीटर/आवर, इस तरह से। क्लियर है? रेनफॉल को मेजर कैसे किया जाता है, इसको मेजर करने के जो डिवाइसेस हैं उनके नाम है रेनगॉज, पल्वियोमीटर, ओम्बोरोमीटर, हाइड्रोमीटर, यूडोमीटर। ये सारा डिवाइस एक ही का नाम है, मतलब अलग अलग नाम है बस। तो इन नाम को याद रखिएगा, एग्जामिनेशन में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकता है। अब देखिए थोड़ा सा मैं और बेसिक बताता हूँ आपको, ठीक है। आगे जो आने वाले कंसेप्ट जो टॉपिक्स हैं उसका यहाँ पे बेस बनाता हूँ। ये मान लो ये एरिया है कोई, तो रेनगॉज देखिए, इसमें रेनफॉल डेप्थ कलेक्ट करना है, तो बेसिकली ये एक डब्बा जैसा होता है, एक कंटेनर होता है ना।
ये इसके कंस्ट्रक्शन के ऊपर हम नहीं जाएंगे अभी, क्योंकि हमको उतना डिटेल में भी यहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप बस रेन गॉज जानिए, उसका बेसिक मैकेनिज्म को जानिए। एक कंटेनर जैसा होता है, तो मान लो किसी एरिया में बरसात होगी तो एक कंटेनर में भी बरसात होगी, तो जितना अगल बगल का एरिया में जमा होगा पानी, उतना ही डेप्थ मतलब यहाँ पे इस कंटेनर में जमा होते चलेगी। समझ में आ रहा है? तो यही डेप्थ का हम मेजरमेंट ले लेते हैं बस। यही होती है एक कंटेनर जैसा, जिसको हम कहते हैं रेन गॉज। अब ये रेन गॉज दो तरह के होते हैं, एक होता है मैनुअल रेन गॉज, एक होता है ऑटोमेटिक रेन गॉज। मैनुअल रेन गॉज ऐसे रेन गॉज होते हैं जहाँ पे जाके आपको ये जो डेप्थ जितना कलेक्ट हो रहा है ना, जितना भी डेप्थ कलेक्ट हो रहा है ना, इसका जाके खुद से रीडिंग लेना होगा, ऑब्जर्वेशन लेना होगा। इसको कहते हैं मैनुअल रेन गॉज। और होते हैं ऑटोमेटिक रेन गॉज। वो क्या होते हैं, जितना भी डेप्थ ऑफ रेनफॉल कलेक्ट हो रहा है वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर वो डेटा सिग्नल भेज देगा, और वहाँ से आपको ये अंदाजा लग जाएगा जिस इलाके में आपने जो रेन गॉज इंस्टॉल किया है, तो ऑटोमेटिक वाला इंस्टॉल किया है, तो वहाँ से ऑटोमेटिकली डेटा आपको मिल गया। डेटा रिकॉर्डर उसमें ऑटोमेटिक है ना, आपको जाके वहाँ पे रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। सो यहीं से एक सवाल ये बन जाती है कि ऑटोमेटिक रेन गॉज जो है उसका यूज़ कहाँ पे होता है? रिमोट लोकेशंस पे, ऐसे लोकेशंस जहाँ तक हम पहुँच नहीं पाए, इनएक्सेसिबल एरियाज है ना, जहाँ तक पहुँचना मुश्किल होता है, जब बहुत ही ज़्यादा पहाड़ी इलाका है, वहाँ पे जाके इंस्टॉल कर दो भाई ऑटोमेटिक रेन गॉज, और नीचे सब स्टेशन बना दो। तो वहाँ से जो भी रेनफॉल का डेटा होगा उस कैचमेंट एरिया का टोटल इन्फॉर्मेशन आपको सब स्टेशन पे मिलेगी, वहाँ से हम एनालिसिस करते रहेंगे। समझ में आई बात? अब देखिए, तो ये सब कुछ कुछ बातें हैं, तो ध्यान रखिएगा। अब इनसे रिलेटेड सारे रिकमेंडेशंस वगैरह भी मैं आपको बताऊंगा अभी। देखो, मैं जो एक चीज़ यहाँ बताना चाहता हूँ कि ये जो एरिया है, इस एरिया में आप अलग अलग जगह पे रेन गॉज को इंस्टॉल कर देंगे। यहाँ पे एक रेन गॉज डाल दिया, इधर एक रेन गॉज, इधर एक रेन गॉज, ऐसा ऐसा बहुत सारा रेन गॉज है, ठीक है, इतने सारे रेन गॉज है। तो ये पूरा एरिया पे जब बरसात होगी तो हर एक रेन गॉज पे हो सकता है अलग अलग रीडिंग हो। यहाँ पे टोटल डेप्थ ऑफ वाटर, टोटल प्रेसिपिटेशन P1 रिकॉर्ड हुआ, इधर P2, इधर P3 है ना, इधर P4, इधर P5 है ना, इधर P6, इधर P7। ऐसा क्यों? ऐसा तो कोई ज़रूरी नहीं है ना कि ये पूरे एरिया पे है ना, एक बहुत बड़ा एरिया है, ऐसा छोटा एरिया नहीं है, बहुत बड़ा एरिया है। ये एरिया लगभग नहीं, कम से कम तो 200 किलोमीटर का एरिया मान लो, है ना, इतना बड़े बड़े एरिया। तो हो सकता है कि हर एक जगह पे मतलब पूरे एरिया में जहाँ जहाँ भी रेन गॉज स्टेशन है, एक जैसा बरसात नहीं हुई है, कहीं थोड़ा ज़्यादा, कहीं थोड़ा कम, कहीं थोड़ा ज़्यादा, कहीं थोड़ा कम, ऐसा बरसात हुई है टोटल पूरे एरिया पे, और आपने इतने रेन गॉज स्टेशन से पूरे एरिया में लगा रखे। तो यहाँ पे देखो, ये जो रेन गॉज स्टेशन पे जो रेनफॉल डेटा आपको मिला, ये किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मिला है ना, इस एरिया में कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट है, आप ऐसा समझ सकते हैं। तो ये जो कोई एक सिंगल रेन गॉज जो डेटा आपको देता है उसे हम कहते हैं पॉइंट रेनफॉल डेटा। पॉइंट रेनफॉल डेटा क्या देते हैं, क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं पॉइंट रेनफॉल, क्योंकि वो किसी एक पॉइंट पे, एक बहुत बड़े एरिया में किसी एक पॉइंट पे आपको रेनफॉल का डेटा आपको दे रहा है। समझ गए? अब हमारा जो टास्क होता है, हमको ये बतानी है कि हम एक्चुअली इतना सारा रेन गॉज यहाँ पे इसलिए लगा के रखे हैं, हमको ये बतानी है कि इस पूरे ओवरऑल एरिया पे एवरेज रेनफॉल का वैल्यू क्या है। एवरेज रेनफॉल है ना, या मीन रेनफॉल, इसको हम मीन शब्द से भी लिखेंगे। मीन रेनफॉल की वैल्यू क्या है, हमको ये बतानी है। तो सिंपल सी बात है, कैसे बता दोगे? सभी का अरिथमेटिक मीन ले लेंगे, मतलब P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस P5 प्लस P6 डिवाइडेड बाई 6। समझ गए? इस तरह से आप एवरेज प्रेसिपिटेशन बता सकते हैं, अरिथमेटिक मीन मेथड, या फिर और भी डिफरेंट मेथड्स हैं हमको ये बताने के लिए, है ना। ये मेथड्स पूछे जाते हैं, इसमें से फार्मूला पूछे जाते हैं, ठीक है। इनमें से कौन सा मेथड अच्छा है, कौन सा मेथड खराब है, ये सब पूछा जाता है। तो मेथड क्या है, किस चीज़ के लिए मेथड हम बता रहे हैं अभी जो पढ़ेंगे? एवरेज प्रेसिपिटेशन या फिर एवरेज रेनफॉल किसी एक एरिया पे कितना आ रहा है वो बताना है। तो वो हम किसको यूज़ करके बता रहे हैं? पॉइंट रेनफॉल डेटा का। सो अभी जो हम मेथड पढ़ेंगे, अब हमारा टॉपिक का नाम क्या हो जाएगा? कन्वर्जन ऑफ पॉइंट रेनफॉल डेटा टू मीन रेनफॉल डेटा, या फिर कन्वर्जन ऑफ पॉइंट रेनफॉल टू एवरेज रेनफॉल वैल्यू। समझ गए? ये इसके अंदर बहुत सारे मेथड है, 3-4 मेथड है। तो चलिए तुरंत उन मेथड्स को देखते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है, बैकग्राउंड क्लियर है कि आखिर हम क्यों करने जा रहे हैं, है ना। क्योंकि ये पॉइंट रेनफॉल किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे आपको बता रहा है ना, ये पूरे एरिया पे तो नहीं बता रहा है ना। क्यों? बरसात आपका कोई जरूरी नहीं है कि पूरे एरिया पे यूनिफॉर्म हो, नॉन यूनिफॉर्म रेनफॉल है, प्रैक्टिकली आप सोचो, ठीक है।
चलिए, एवरेज रेनफॉल कैलकुलेशन मेथड्स या फिर पॉइंट रेनफॉल डेटा टू मीन रेनफॉल डेटा। तो कॉन्सेप्ट तो आपको मालूम ही है, मतलब क्या, कोई एक एरिया है, उसमें डिफरेंट रेन गॉज स्टेशंस हैं, है ना। इन रेन गॉज स्टेशंस पे अलग अलग प्रेसिपिटेशंस के वैल्यू को रिकॉर्ड किया गया है और इन वैल्यूज को यूज करके हमको इस पर्टिकुलर एरिया के लिए एक एवरेज प्रेसिपिटेशन की वैल्यू को हमको बतानी है, पी एवरेज। तो पहला मेथड अरिथमेटिक मीन मेथड। ये जो मेथड है, ये मेथड तब सुटेबल है माय डियर फ्रेंड, जब एरिया जो है ना, ये जो एरिया है ये आपका बहुत बड़ा नहीं है, एरिया इज वेरी स्मॉल, ठीक है, एरिया आपका छोटा होना चाहिए, तब ये मेथड को आप अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए नॉट सुटेबल फॉर लार्ज एरिया। कैसे निकालेंगे पी एवरेज? पी एवरेज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 डॉट 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 डॉट, जितने भी स्टेशन हैं सभी को आप लिख देंगे यहाँ पे, और हर एक का रेनफॉल का रिकॉर्ड डिवाइडेड बाई n नंबर ऑफ स्टेशन है तो n से डिवाइड कर देंगे। सो ये हो जाएगा आपका, सिंपल सी बात है, अरिथमेटिक मीन मेथड। इस मेथड में ध्यान दीजिएगा ये बात कि मान लीजिए ये जो एक कैचमेंट एरिया, ये अब इसको मैं बोलूँगा कैचमेंट एरिया, ठीक है, ये जो एरिया है इसे हम कहेंगे कैचमेंट एरिया। कोई अगर एक रेनगॉज स्टेशन कैचमेंट एरिया के बाहर है, मान लीजिए यहाँ पर है, लेकिन उसके करीब करीब है, ये सारे कुछ कुछ रेनगॉज स्टेशन हैं, तो वो रेनगॉज स्टेशन जो कैचमेंट एरिया के बाहर है यहाँ पर, उनको कंसिडर नहीं किया जाता एनालिसिस में, ठीक है, ओके। तो एनी स्टेशन आउटसाइड द कैचमेंट एरिया इज नॉट कंसिडर्ड इन द एनालिसिस। मतलब जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल बताया, यहाँ पे ये 3 स्टेशन बाहर है, तो इनको हम काउंट नहीं करेंगे, इनका जो भी रेनफॉल होगा उसको ना ऊपर यहाँ पे ऐड करेंगे, ना इनको काउंट करके नीचे डिवाइड करेंगे। समझ गए बात को? जो कैचमेंट एरिया के अंदर है बस केवल उतना उतना हमको लेना है। तो ये आपका पहला मेथड है। दूसरा मेथड है थिसन पॉलीगॉन मेथड। देखिएगा, इस मेथड को मैं समझाऊंगा आपको, ठीक है, तो एक बार में ही अच्छे से समझ लीजिएगा। तो देखिए, ये मान लीजिए एक बहुत बड़ा एरिया है, ओके, एक बहुत बड़ा एरिया है। अब इस एरिया में लेट्स सपोज डिफरेंट रेनगॉज स्टेशन है, यहाँ पे एक रेनगॉज स्टेशन है, इधर एक रेनगॉज स्टेशन है, इधर एक रेनगॉज स्टेशन है, इधर एक रेनगॉज स्टेशन है, ऐसा इस पूरे एरिया में इतने ऐसे 4 रेनगॉज स्टेशन है लेट्स सपोज। तो हमको यहाँ पे देखिए पॉलीगॉन है, ये मेथड को दिया था थीसन ने, थीसन नाम है वैज्ञानिक का, और हमको यहाँ पे पॉलीगॉन एक जो शब्द आ रहा है हमको ये बनानी है पॉलीगॉन। यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव एरिया वगैरह की कॉन्सेप्ट आती है। तो देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस मेथड के तहत ये जो सारे रेनगॉज स्टेशन हैं, ठीक है, लेट्स सपोज मैं इसको नाम दे देता हूँ 1 2 3 4, इन सारे रेनगॉज स्टेशन को एक दूसरे से पहले हम कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, स्ट्रेट लाइन के माध्यम से एक दूसरे से हमने सबसे पहले कनेक्ट कर दिया। आपने कनेक्ट कर लिया सबसे पहले, ठीक है, ओके। अब इनको कनेक्ट करने के बाद ये हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप आपको क्या करना है, आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है जिसको हम कहेंगे बेस लाइन। एक लाइन ड्रॉ करनी है जिसको हम कहेंगे बेस लाइन। ये लाइन हम कैसे ड्रॉ करेंगे? ये लाइन ड्रॉ करने की एक रूल होती है। इन चारों रेनगॉज स्टेशन में से हम ये बेस लाइन हमेशा कोई 2 रेनगॉज स्टेशन के बीच में ड्रॉ करते हैं। अब वो 2 रेनगॉज स्टेशन कौन से होते हैं? वो ऐसे 2 रेनगॉज स्टेशन होते हैं जो एक दूसरे के काफी करीब हैं। तो यहाँ पे ये मेरे को बताओ, यहाँ पे आप बेस लाइन अगर ड्रॉ कर पाओगे तो यहाँ पे आप ड्रॉ कर पाओगे 1 और 3 के बीच में और 4 और 2 के बीच में, ठीक है। लेकिन देखिए हम बोल रहे हैं कि इट इज ड्रॉन बिटवीन 2 क्लोजर स्टेशंस। तो अगर ये हमको 2 क्लोजर स्टेशन के बीच में ड्रॉ करनी है तो हमको यहाँ से देख के ही मालूम चल रहा है कि 4 और 2 जो स्टेशन है, ये 2 स्टेशन एक दूसरे के करीब है, तो इनके बीच में एक इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो देखिए ये चारों स्टेशन क्या एक ट्रायंगल के फॉर्म में डिवाइड नहीं हो गया? ट्रायंगल्स के फॉर्म में डिवाइड हो गया है ना। ये चौथा नंबर स्टेशन यहाँ पे लिख देता हूँ, ये ट्रायंगल्स के फॉर्म में डिवाइड हो गया। अब बात करते हैं प्रेसिपिटेशन का। तो यहाँ पे मान लीजिए P1 इसका रिकॉर्ड था, इसका रिकॉर्ड है P2, इसका रिकॉर्ड इसने रिकॉर्ड किया P3, इसने रिकॉर्ड किया P4, ऐसा ये रेनफॉल के वैल्यूज को इन्होंने रिकॉर्ड किए रेनगॉज स्टेशंस ने। तो ये ट्रायंगल के फॉर्म में इस तरह से डिवाइड करने के बाद अब हमको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। अब हमको क्या करना है, ये जितने भी साइड्स हैं, जितने भी साइड्स आपको दिख रहे हैं, जैसे कि ये कोई एक साइड है,
दूसरा साइड ये है, ऐसे ये साइड है। तो ये साइड्स के बीचों बीच एक कट लगानी है। इन साइड्स के बीचों बीच एक कट लगानी है। कट लगाने के बाद बीचों बीच एकदम सेंटर पे, फिर इस तरफ ये लाइन को प्रोसीड करते हुए कैचमेंट एरिया तक लेके जानी है, उसके बाउंड्री पर टच करनी है। दिस इज योर बाउंड्री ऑफ कैचमेंट एरिया, इट इज योर बाउंड्री ऑफ कैचमेंट एरिया। ये मेथड बता रहा हूँ, बहुत अच्छे से समझिएगा। थीजन पॉलीगॉन को ड्रॉ करने का सब जगह काम आएगा। तो इस तरह से पहले आपने साइड्स में डिवाइड किया, मतलब ट्रायंगल के फॉर्म में। तो ये जो ट्रायंगल्स के जो साइड्स होंगे उसके बीचों बीच कट लगानी है, और कट लगाने के बाद एक लाइन आप सीधा बाउंड्री तक लेके जाएंगे। अब दूसरा वाला को क्या करना है मैं अभी आपको बताऊंगा। तो इसी तरह से आप सबसे पहले बीचों बीच सब में कट लगा दीजिए, बाउंड्री तक लेके जाइए। कट लगा दिया, बीचों बीच लेके गया बाउंड्री तक, फिर इसमें ऐसे कट लगा दिया, बीचों बीच बाउंड्री तक लेके गया। ठीक है, फिर यहाँ पर भी एक लाइन ऐसे आ जाएगा। ओके, मतलब ये बीच में भी तो एक लाइन है, बेस लाइन, उसको भी बीच से एक कट लगानी है। अब देखिए इन सबको फिर प्रोसीड करिए, तो ये आके एक पॉइंट पे देखिए कहीं ना कहीं मैच कर जाएंगे तीनों। तो जहां मैच करेंगे वहां पे छोड़ देंगे। देखिए ये मिल रहे हैं कि नहीं, ऐसा समझ में आ रहा है। अंदर की ओर फिर वो लाइन को प्रोसीड करेंगे तो वो आके डिफरेंट पॉइंट्स पे जाके मैच कर जाएंगे। ओके, अब देखो, अब यहां से क्या मालूम हो रहा है आपको, क्या मालूम चल रहा है। ये रेनगॉज स्टेशन था 1, इसका इतना सारा एरिया इसके अंडर में है, इसके इन्फ्लुएंस में है ना। तो इसको मैं कहता हूँ एरिया A1। रेनगॉज स्टेशन 2 के अंदर में कितना एरिया इन्फ्लुएंस में आ गया, इतना सारा शेडेड जो एरिया शेडिंग कर रहा हूँ, ये इतना एरिया 2 जो रेनगॉज स्टेशन 2 के इन्फ्लुएंस में आ गया। उसी तरह से रेनगॉज स्टेशन 3 के इन्फ्लुएंस में कितना एरिया आ गया, A3 एरिया। रेनगॉज स्टेशन 4 के इन्फ्लुएंस में कितना एरिया आ गया, A4 एरिया। समझ में आ रहा है। मतलब हम क्या करने का कोशिश कर रहे हैं, पूरे एरिया को, उसमें जितने भी रेनगॉज स्टेशन हैं, हम ये कोशिश कर रहे हैं पता लगाने का कि किस रेनगॉज स्टेशन के अंदर में कितना वेटेड एरिया आ रहा है, कितना एरिया आ रहा है उसका, मतलब उस रेनगॉज स्टेशन पे कितने, बेसिकली कितने एरिया का रेनफॉल को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, है ना। कि उस रेनगॉज स्टेशन पे इतने पर्टिकुलर एरिया का, इस कैचमेंट एरिया का इतना बड़ा एरिया जो है का जो रेनफॉल है वो बेसिकली इस रेनगॉज स्टेशन के द्वारा आप रिप्रेजेंट कर पाएंगे कि उस पर्टिकुलर मतलब एरिया पे जो एरिया A2 है। कहने का मतलब जो एरिया A2 आपने यहाँ पे लिया है, तो A2 एरिया में आपका रेनगॉज स्टेशन है P2 जिसने मेजर किया प्रेसिपिटेशन P2। इसका मतलब ये है, हम ये मान के चलेंगे कि A2 पूरे के पूरे A2 एरिया पे जो शेडिंग किया है, यहाँ पे जो रेनफॉल हुई है पूरे एरिया पे P2 के बराबर हुई है। समझ गए, मतलब एक रेनगॉज स्टेशन का रिप्रेजेंटेटिव एरिया क्या है ना। तो हम ये रिप्रेजेंटेटिव एरियाज यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं। समझ गए, तो इस तरह से रिप्रेजेंटेटिव एरिया फाइंड आउट कर लिया। अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हम यहाँ पे लिख पाएंगे P1 का रिप्रेजेंटेटिव एरिया है A1, P2 का है A2, है ना, P3 का हो गया A3, P4 का हो गया A4। तो ऐसे करके और भी होंगे। तो यही जो मेथड आपको मैंने एक्सप्लेन किया, अकॉर्डिंगली हम रिप्रेजेंटेटिव एरिया निकाल लेंगे। Pn का हो जाएगा AN। ऐसा हमको ऑब्जेक्टिव लेवल से बस मेथड को समझनी है, इसका प्लस माइनस पॉइंट्स को समझनी है जो क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, है ना। और फार्मूला, एक बेसिक फार्मूला, ताकि आप एग्जाम में मान लो न्यूमेरिकल भी आ गया तो फंसे नहीं, है ना। तो देखिए ऐसा, तो अब जो एवरेज रेनफॉल हम निकालेंगे P एवरेज, ये हम कैसे निकालेंगे। हम देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे बेसिकली जो कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं वॉल्यूम। देखिए P एवरेज रेनफॉल ये डेप्थ के फॉर्म में निकलेगा, तो डेप्थ के फॉर्म में निकालना है तो हमको वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एरिया कर देंगे अगर, है ना, तो हमको डेप्थ के फॉर्म में चीजें निकल जाएगी। वॉल्यूम डिवाइडेड बाय अगर एरिया हम कर दिए तो यही चीज हम यहाँ पे करने का कोशिश करते हैं। हम P1 के साथ A1 को मल्टीप्लाई कर देंगे, P2 के साथ A2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, P3 के साथ A3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। ऐसा तो देखो ये P1 A1 वॉल्यूम में चीजें आ रही है कि नहीं। इसी तरह से सभी का वॉल्यूम निकाल लेंगे, P4 A4 प्लस डॉट 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 Pn AN, ऐसा आ जाएगा, डिवाइडेड बाय सारा एरिया A1 प्लस A2 प्लस A3, है ना, प्लस A4 प्लस A5, ऐसा डॉट 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 ऐसा कर देंगे, प्लस AN,
है ना। मतलब आपने टोटल वॉल्यूम कैलकुलेट कर लिया डिवाइडेड बाय टोटल एरिया कर लिया, तो आपको एवरेज डेप्थ ऑफ रेनफॉल ओवर द एरिया ये वैल्यू आपको मिलते हुए चलेगी। अब ये जो इक्वेशन में लिखा हूं यहाँ पे, इसी इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो आप देखिएगा बड़ा एक सुंदर सा खूबसूरत सा इक्वेशन आएगा। वो कैसा आएगा? पी एवरेज इक्वल टू, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, P1, ठीक है, डिवाइडेड बाई A1 बाई ए प्लस P2 डिवाइडेड बाई A2 बाई ए, है ना, प्लस P3 डिवाइडेड बाई सॉरी मल्टीप्लाइड बाई A3 बाई ए, ऐसे इस तरह से, प्लस डॉट 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 Pn मल्टीप्लाइड बाई An बाई ए। देखिए ऐसा लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे ये जो टर्म है ना, दिस वन, ओके, ये क्या है? ये जो टर्म है, आप कोई एक देखो रेन गॉज स्टेशन, P1 के साथ एक टर्म मल्टीप्लाइड हो रही है यहाँ पे A1 बाई ए। ये जो A1 बाई ए है ये वेटेड एरिया है, ये वेटेड एरिया है, वेटेड एरिया फॉर रेनगॉज स्टेशन 1, समझ गए? वेटेड एरिया फॉर रेनगॉज स्टेशन 1, और इसी को हम वेटेज फैक्टर भी कहते हैं। और इस तरह से आप पी एवरेज निकाल लोगे। तो ये जो मेथड है यहाँ पे देखिए वेटेड एरिया वाला कॉन्सेप्ट को यूज किया जा रहा है, इसलिए इस पर्टिकुलर मेथड को वेटेड एरिया मेथड भी कहा जाता है। ओके, तो ये 2-3 लाइनें कुछ हमने लिखा है। इस मेथड को वेटेड एरिया मेथड भी कहा जाता है। दिस मेथड इज सुटेबल, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होगी। दिस मेथड इज सुटेबल इवन इफ एरिया इज लार्ज, बहुत बड़ी एरिया है, एंड रेनफॉल इज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एंटायर एरिया। एरिया एक तो बहुत बड़ी है और रेनफॉल अगर पूरे एरिया पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं भी है तो भी ये मेथड बहुत सुटेबल है, क्योंकि इस केस में हम हर एक रेन गॉज का रिप्रेजेंटेटिव एरिया निकाल रहे हैं। इस मेथड में भी जो रेन गॉज स्टेशन कैचमेंट एरिया के बाहर है उसको हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं। अब देखिए कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ये जो एरिया हम एक्चुअली मेजर करते हैं हम कैसे मेजर करते हैं। तो एक इक्विपमेंट होती है, डिवाइस, जिसका नाम है प्लेनीमीटर, या फिर इसको यूज करके एरिया का मेजरमेंट लिया जाता है, या फिर एक मेथड का नाम बताते हैं हम, ओवरले ग्रिड मेथड। ओवरले ग्रिड मेथड, ये ओवरले ग्रिड मेथड क्या होता है? देखिए इसमें जैसे ग्राफ वगैरह देखे हैं ना, वही कॉन्सेप्ट को यूज किया जाता है। जो ये मान लो आपका ये एरिया है, इसका मेजरमेंट लेना है, तो इसके ऊपर एक ग्राफ टाइप का एक पेपर होता है, उसको हम, जिसको हम ग्रिड कहते हैं, है ना, वो पेपर ऐसा हम इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं। इसमें ग्रिड्स होते हैं, जैसे आप यहाँ पे जिस पेज पे हम पढ़ा रहे हैं आप देख रहे हैं छोटे छोटे स्क्वायर रेक्टेंगल बॉक्सेस हैं, ठीक है। अब इस तरह से अप्लाई कर देते हैं। अब इसका हर एक छोटा एरिया का क्या डायमेंशन है ये हमको मालूम होता है। तो कितने नंबर ऑफ स्क्वायर बॉक्सेस पूरे एरिया पे कवर अप हुआ, उतना नंबर ऑफ स्क्वायर बॉक्सेस, और हर एक स्क्वायर या रेक्टेंगुलर बॉक्स का एरिया हमको मालूम है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा एरिया का वैल्यू निकल जाएगा। तो ये मैप वगैरह बनाने के बाद ये सब चीज किया जाता है। तो ये मेथड है ओवरले ग्रिड मेथड या फिर प्लेनीमीटर। तो ये आप ध्यान रखिएगा, प्लेनीमीटर इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट मेथड, आइसोहाइटल मेथड। देखिए आइसोहाइटल मेथड, ये मेथड सबसे पहले इसके बारे में बता दूं, ये बहुत एक्यूरेट मेथड होती है, ठीक है, बहुत एक्यूरेट मेथड होती है, सभी मेथड में से एक्यूरेट मेथड होती है। लेकिन हमको सबसे पहले समझना होगा कि आइसोहाइट होता क्या है, इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए ये कोई एक बहुत बड़ा एरिया है, ये पूरे एरिया पे बरसात हुई है, लेकिन कुछ कुछ एरिया कुछ कुछ एरियाज ऐसे होंगे, कुछ कुछ पॉइंट्स जहाँ पे इक्वल बरसात हुई होगी। फॉर एग्जाम्पल ये जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ अभी, ऐसा 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 ऐसा, ठीक है, ये सारे जो पॉइंट्स हैं, लेट्स सपोज यहाँ पे 1 सेंटीमीटर डेप्थ ऑफ बरसात हुई है हर एक जगह, 1 सेंटीमीटर या 1 mm जो भी कह लो, हर एक जगह 1 फिर और कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ, ऐसे 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 ऐसे, है ना। इन पॉइंट्स को हम एक लाइन में ही खोजने का कोशिश करते हैं, ऐसा ऐसा। मान लीजिए यहाँ पे 2-2 सेंटीमीटर की बरसात हुई है, ठीक है। तो ये क्या है? दीज आर द पॉइंट्स ऑफ इक्वल रेनफॉल। और इन पॉइंट्स को जोड़ता हुआ, कनेक्ट करते हुए अगर हम एक कोई लाइन बनाएंगे, है ना, इन पॉइंट्स को कनेक्ट करते हुए कोई अगर एक लाइन बनाएंगे तो इन लाइंस को ही हम कहेंगे आइसोहाइट। आइसोहाइट, तो आइसोहाइट का मतलब क्या होता है?
इट इज ए इमेजिनरी लाइन है, रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं कर रही है। आप ये सब कुछ मैप के ऊपर कर रहे हो, है ना। इट इज ए इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स ऑफ इक्वल रेनफॉल, या फिर पॉइंट्स हैविंग इक्वल डेप्थ ऑफ रेनफॉल, समझ गए। या फिर इसको हम कह सकते हैं इट इज ए लाइन, ओके। या फिर आइसोहाइटल, मतलब इस तरह से अगर आप मैप बनाओगे तो उस मैप को क्या कहेंगे, आइसोहाइटल मैप। तो आइसोहाइटल मैप में जो आइसोहाइट लाइंस होंगे वो ओवरऑल वो मैप क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा काउंटूर्स ऑफ इक्वल रेनफॉल मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो आइसोहाइटल लाइन का डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, ओके। तो एन आइसोहाइट इज द लाइन विच जॉइंस ऑल पॉइंट्स हैविंग इक्वल डेप्थ ऑफ रेनफॉल। देखिए इस तरह के और भी बहुत सारे लाइंस होते हैं जिसमें से एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो मैं अगर याद दिलवाऊं आपको तो ये तो हो गया आइसोहाइट, हो गया जो कि मैंने अभी बताया। मान लीजिए इक्वल प्रेशर लाइन जो होता है, ठीक है, इक्वल प्रेशर लाइन उसको हम कहते हैं आइसोबार, याद रखिएगा। इक्वल प्रेशर वाले लाइन को आइसोबार। इवेपोर ट्रांसपिरेशन वाला एक टॉपिक होता है जो सॉइल मास से इवेपोर ट्रांसपिरेशन होता है, आपने इरिगेशन इंजीनियरिंग में भी पढ़ा होगा। तो इक्वल डेप्थ ऑफ इवेपोर ट्रांसपिरेशन को ज्वाइन करता हुआ इमेजिनरी लाइन जो होता है उसको हम आइसोप्लेथ कहते हैं, आइसोप्लेथ। फिर इक्वल टेम्परेचर लाइन को उसको हम कहते हैं आइसोथर्म। इक्वल स्नोफॉल लाइन को आइसोस्निफ, ठीक है, आइसोस्निफ। इक्वल स्नोफॉल लाइन, इक्वल टेम्परेचर लाइन को आइसोथर्म। इक्वल इवेपोर ट्रांसपिरेशन लाइन को आइसोप्लेथ, ठीक है। इक्वल रेनफॉल लाइन को आइसोहाइट, इक्वल प्रेशर लाइन को आइसोबार, समझ गए। तो इन सब बातों को याद रखिएगा, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे ये आइसोहाइटल मेथड हमको अप्लाई करना है इन कैलकुलेटिंग व्हाट, एवरेज, पी एवरेज फ्रॉम द एरिया। याद रखो हमारा जो मकसद है ये है पी एवरेज को निकालना। तो पी एवरेज निकालना है, यहाँ पे आइसोहाइटल मेथड को यूज करना है। तो हमारे पास इस पर्टिकुलर एरिया में इस मेथड को यूज करने के लिए इस पर्टिकुलर एरिया में बहुत सारे नंबर ऑफ रेन गॉजेस शुड बी ऑप्टिमम। सफिशिएंट नंबर ऑफ रेन गॉज होना चाहिए ताकि आप आइसोहाइट लाइंस जो है वो आप ड्रॉ कर पाए, प्लॉट कर पाए, है ना। अधिक नंबर ऑफ रेन गॉज होना चाहिए, तभी जाके ज्यादा एक्यूरेसी के साथ आप मेजर कर पाओगे। ये जो मेथड है वो आपको मोस्ट एक्यूरेट रिजल्ट देगा एंड इट इज बेस्ट सुटेबल मेथड। It gives most accurate result and it is best suitable method for calculating P average। ये मेथड टाइम टेकिंग मेथड है, आइसोहाइट वगैरह बनाना इतना आसान नहीं होता। नंबर ऑफ रेन गॉजेस जो है उस एरिया में वो भी ज़्यादा होना चाहिए, सफिशिएंट होना चाहिए, टेक्निकल स्किल की काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, समझ गए। लेकिन ओवरऑल ये मेथड जो है अभी तक जितने भी मेथड मैंने आपको बताया उन सभी में से बेस्ट सुटेबल मेथड है। तो चलिए अब मैं आपको इसका फॉर्मूला कैसे बनता है वो एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लीजिए कोई एरिया है, यहाँ पे ऐसे डिफरेंट आइसोहाइट्स बने हुए हैं, ऐसा ऐसा डिफरेंट, ये सारे लाइंस जो है इमेजिनरी आइसोहाइटल लाइंस है। यहाँ पे प्रेसिपिटेशन वैल्यू P1, इधर P2, इधर P3, P4, P5, है ना। इस तरह से डॉट 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 करते हुए बहुत सारे आइसोहाइटल लाइंस, आपको जितना मन करे उतना आप बना सकते हैं, ओके। ये आपका Pn ऐसा ये लाइंस बना हुआ है, ठीक है। Pn-1 या फिर Pn-1 ले लो इसको, और एक लाइन इधर बना दो, Pn-2 बना दो, ठीक है। अच्छा ये Pn-2 ये हो जाएगा, ये हो जाएगा Pn-1। फिर ऐसे मान लो और एक लाइन बना दिया, Pn बना दिया, इस तरह से। इनके बीच में डिफरेंट एरियाज होंगे। मान लीजिए कोई दो आइसोहाइटल लाइन के बीच का जो यहाँ पे एरिया, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ऐसा कर करके डिफरेंट एरियाज होंगे। तो हमको करना क्या है ना दोस्त, हमको करना क्या है यहाँ पे पी एवरेज निकालने के लिए, देखिए सिंपल सी बात है। दो आइसोहाइट का एवरेज रेनफॉल का वैल्यू लेंगे सबसे पहले, तो मतलब हम P1 प्लस P2 लिखेंगे, डिवाइड बाई 2 कर देंगे। दो आइसोहाइट के बीच का एवरेज रेनफॉल निकल गया। अब कितने एरिया पे है, ये A1 एरिया पे, इंटू A1 प्लस इसी तरह से क्या हो जाएगा P2 प्लस P3 डिवाइडेड बाई 2, एवरेज लिखा, इंटू कितने एरिया पर है A2 एरिया पे, प्लस इसी तरह से डॉट 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 चलता रहेगा। मतलब दो आइसोहाइट का एवरेज, और वो एवरेज जो है वो कितने एरिया पर है, वो डिवाइडेड बाई A1 प्लस A2 प्लस A3
है ना, जितने भी एरियाज आप लेंगे ऐसा। तो इस तरह से ये पी एवरेज का वैल्यू आप इजीली यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर न्यूमेरिकली भी आ गया तो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको सारा कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो बातें जितने हमको ध्यान में रखने, मैंने आपको सब कुछ बोल दिया, समझा दिया। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से कि इट गिव्स मोस्ट एक्यूरेट रिजल्ट, इट इज़ बेस्ट सुटेबल मेथड। जितने भी मेथड हमने देखे उनमें से सबसे बेस्ट सुटेबल मेथड है। आइसोहेड्रल लाइन होता क्या है, ये सारे जो लाइन है इमेजिनरी लाइन्स हैं, इमेजिनरी जीनरी। ठीक है, ये बातों को भी आप ध्यान में रखिएगा। क्लियर है? तो इसी के साथ ये वाला टॉपिक अपना हो गया खत्म। चलिए, इन सब चीजों से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। अब नया टॉपिक हम स्टडी करेंगे, टाइप ऑफ रेन गॉज। जनरली अगर क्लासिफाई करूं तो रेन गॉज हमारे दो तरह के होते हैं, नॉन रिकॉर्डिंग रेन गॉज, रिकॉर्डिंग रेन गॉज। नॉन रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग नाम से क्लियर है, जिसमें हमको कभी मैनुअली जाके रिकॉर्ड करना होगा तो नॉन रिकॉर्डिंग, जिसमें मैनुअली रिकॉर्ड उतना करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ऑटोमेटिक वो उसमें रिकॉर्डर होता है ना, उसको कहा जाता है रिकॉर्डिंग रेन गॉज। नॉन रिकॉर्डिंग रेन गॉज के अंदर जो फेमस रेन गॉज है जो हम इंडिया में यूज करते हैं, और आपने पढ़ा होगा, ये नाम बहुत फेमस है, साइमंस रेन गॉज। साइमंस रेन गॉज जो कि नॉन रिकॉर्डिंग रेन गॉज है। रिकॉर्डिंग रेन गॉज में जनरली हमारे पास तीन तरह के रिकॉर्डिंग रेन गॉज है। अगर बात करूं पहला, उसको हम कहेंगे वेगिंग बकेट, दूसरा टिपिंग बकेट, तीसरा फ्लोटिंग और नेचुरल साइफन टाइप ऑफ रेन गॉज। ये हो गए वो तीनों नाम, वेगिंग बकेट टाइप, टिपिंग बकेट टाइप, नेचुरल साइफन टाइप और फ्लोट टाइप। ये जो तीसरा वाला नाम यहाँ पे लिख रहा हूँ रिकॉर्डिंग रेन गॉज के अंदर, नेचुरल साइफन टाइप और फ्लोट टाइप ऑफ रेन गॉज, ये है इंडिया का स्टैंडर्ड रेन गॉज। ठीक है, इंडिया में इस चीज का उपयोग ज्यादा किया जाता है, तीसरे वाले का एज ए रिकॉर्डिंग रेन गॉज। ये नेचुरल साइफन टाइप और फ्लोट टाइप को एज ए स्टैंडर्ड रिकॉर्डिंग रेन गॉज कंसिडर किया जाता है फॉर इंडिया। और बाकी यहाँ पे अगर नॉन रिकॉर्डिंग टाइप ऑफ रेन गॉज पे बात करें, साइमंस रेन गॉज, ये तो कॉमनली यूज होता ही है, कॉमनली यूज्ड। ठीक है, ये भी कॉमनली यूज्ड होती है। अगर ये यूज नहीं होती तो आप लोगों का काम क्या होता है वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट में, है इंजीनियर बनोगे वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट में। ठीक है, तो अच्छा देखिए, इसमें अगर और थोड़ा कुछ बता दूं इसके बारे में, हमको ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं, बस ये नाम जानने की जरूरत है। ऑब्जेक्टिव लेवल पेपर है हमारी, क्योंकि और फिर इसमें डिटेल जाएंगे तो वो फिर आईएएस या फिर गेट लेवल की चीज़ें हो जाएंगी, वो पूछते नहीं है। बस नाम वाम जानना बहुत ज़रूरी है, और जो चीज़ें होंगे सब कुछ मैं यहाँ पे बताऊंगा आपका। ऐसा है, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे सारे आपके सॉल्व हो जाएंगे। देखिए, ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ इसके अतिरिक्त ये सब कुछ एक्स्ट्रा होंगे। ठीक है, देखिए, ये चूंकि ये नॉन रिकॉर्डिंग है तो इसमें हमें कम से कम 3 से 4 बार रीडिंग लेनी पड़ती है पर डे, 3 to 4 टाइम्स, है ना, 3 to 4 टाइम्स। दिन भर में 3 से 4 बार रीडिंग लेते रहो, बस लेते रहो लेते रहो। कुछ नहीं, एक तरह का बॉटल होता है, ठीक है, एक तरह का सिलेंड्रिकल बॉटल रहती है, इसमें एक तरह का फ्लास्क ऐसे रहता है जिसका डायमीटर होता है 127 mm, 127 mm। ठीक है, इसमें ये जो बॉटल रहती है इसकी जो कैपेसिटी रहती है बॉटल की, वो होती है लगभग ऐसी होती है कि 100 mm डेप्थ या फिर 10 सेंटीमीटर डेप्थ ऑफ रेन वाटर को ये कलेक्ट कर पाए, है ना। ये कैपेसिटी की ये बोतल रहती है। तो अधिक से अधिक ये दोनों वैल्यू याद रखिएगा, 127 mm होता है ये उसका डायमीटर वाला, और इसका कैपेसिटी होता है लगभग 10 सेंटीमीटर की, या फिर आप इसको 100 mm भी कह सकते हैं। इससे ज़्यादा और कुछ रखने की ज़रूरत नहीं है। चूँकि ये नॉन रिकॉर्डिंग है, दिन में 3 से 4 बार जाके इसमें से रेनफॉल का रीडिंग लेना पड़ता है। क्लियर है? फिर और वो जो रेनफॉल का रीडिंग हम लेंगे, वो रीडिंग कैसे लेंगे, देख के नहीं, इसी में एक स्केल जुड़ी हुई रहती है, ग्रेजुएटेड स्केल रहती है। ठीक है, इस स्केल में हम रीडिंग लेते हैं कि कहाँ तक, मतलब जितना भी हाइट तक पानी भरा होगा वहाँ तक हम देख लेंगे, है ना। अब ये जो स्केल रहती है इसकी जो एक्यूरेसी रहती है वो काफ़ी अच्छी रहती है। इस स्केल की, ग्रेजुएटेड स्केल की जो एक्यूरेसी रहती है वो लगभग होती है 0.1 mm तक की, इसकी लीस्ट काउंट होती है। सब कुछ एक्स्ट्रा डेटा बता रहा हूँ। और जो रिकॉर्ड लेंगे, आपको याद है सबसे पहला रिकॉर्ड हमेशा सुबह 8:30 बजे बताया भी था। ठीक है, अब देखिए, ये तो हो गया
नॉन रिकॉर्डिंग रेन गॉज, तो नॉन रिकॉर्डिंग रेन गॉज को आप कोई इनएक्सेसिबल एरिया पे तो इंस्टॉल नहीं कर सकते, क्योंकि वहां तक आपको जाना होगा फिर, और वो एरिया चूंकि इनएक्सेसिबल है तो आप वहां पे जा ही नहीं पाओगे, तो वहां पे ये इंस्टॉल करने का कोई लॉजिक आपका बनता नहीं है। लेकिन जो रिकॉर्डिंग रेन गॉज है, इट कैन बी इंस्टॉल्ड इन इनएक्सेसिबल एरिया, ये इसकी एक मेजर एडवांटेज बन जाती है। इट कैन बी इंस्टॉल्ड इन इनएक्सेसिबल एरिया या फिर रिमोट लोकेशंस। ठीक है, तो यही बात हमने लिख दिया, इट कैन बी यूज्ड इन रिमोट लोकेशंस या फिर इन एक्सेसिबल एरियाज, ये बात ध्यान रखना है। अच्छा, और एक बात सुनिए, ये जो रिकॉर्डिंग टाइप ऑफ रेन गॉज मैंने आपको बताया है, ये इसका वर्किंग मैकेनिज्म वगैरह ये सब जानने की जरूरत नहीं है, बस नाम जानिए। अब इसमें से भी ये नेचुरल साइफन टाइप या फिर फ्लोट टाइप याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है स्टैंडर्ड रेन गॉज कौन सा है, इसको टिक लगा देना। रिकॉर्डिंग में अगर अलग अलग पूछेगा तो नॉन रिकॉर्डिंग में साइमन वाला यूज करते हैं या फिर इंडिया, अब ये जो साइमन वाला जैसा है ना, इसी को थोड़ा मॉडिफाई करके ISI रेन गॉज बना दिया है इन्होंने, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट रेन गॉज, जो कि हम आजकल जनरली ये वाला यूज करते हैं। ठीक है, ओके, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब और थोड़ा डिटेल बता दूं, तो ये जो ISI रेन गॉज है, ठीक है, ये जनरली जो मटेरियल की बनी रहती है उस पर बेस्ड इसका नाम बताया गया है। मतलब धीरे धीरे साइमन रेन गॉज का जो यूज है ना, वो धीरे धीरे खत्म करके हम लोग ISI पे शिफ्ट कर रहे हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, फाइबर ग्लास रिइंफोर्स्ड पॉलिस्टर टाइप रेन गॉज। ठीक है, फाइबर ग्लास रिइंफोर्स्ड पॉलिस्टर टाइप रेन गॉज भी इसको कहा जाता है। ये दो तरह का आता है, मतलब एक छोटा एक बड़ा, है ना। अब इन रेन गॉज को जो हम डिफाइन करते हैं बेस्ड ऑन कलेक्टिंग डायमीटर। कलेक्टिंग डायमीटर क्या होता है, अरे बोला तो ये सिलेंड्रिकल है, तो ये जितना डायमीटर इसका होगा जिसमें से वो रेनफॉल को कलेक्ट कर पाएगा, दैट डायमीटर विल बी योर कलेक्टिंग डायमीटर। तो ये जो ISI रेन गॉज है, इसका जो वेरिएंट है, ये दो तरह के कलेक्टिंग डायमीटर्स में आपको मिलते हैं। एक छोटा मतलब 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का कलेक्टिंग डायमीटर होता है, ठीक है। दूसरा जो वेरिएंट होता है उसका होता है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर का कलेक्टिंग डायमीटर। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल आपको बता दिया हमने, इससे ज़्यादा डिटेल आपको अब नहीं चाहिए एग्जाम के लिए, क्लियर है। अब देखिए, जैसे धीरे धीरे टेक्नोलॉजी की इम्प्रूवमेंट हुई, तो ये जो रिकॉर्डिंग टाइप ऑफ रेन गॉज है, इसमें भी इम्प्रूवमेंट हुई, काफ़ी ज़्यादा हद तक इम्प्रूवमेंट हुई। अब खास करके ये वाला जो रेन गॉज है, कौन सा, सेकेंड वाला रिकॉर्डिंग में, टिपिंग बकेट, है ना, इसमें थोड़ा ज़्यादा ही इम्प्रूवमेंट हो गई। ठीक है, इससे निकल के आ गया और एक नया तरह का रेन गॉज जिसको कहते हैं टेलीमीटरिंग रेन गॉज। टेलीमीटरिंग रेन गॉज भी एक तरह का टिपिंग बकेट रेन गॉज ही होता है, लेकिन इसमें एक ऐसा सिस्टम को डाल दिया जाता है जिसके मतलब ऐसा एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जिसके माध्यम से ये जो डेटा है ना, ये एक लोकेशन से दूसरा लोकेशन तक भी आपको ट्रांसमिट कर देता है। ठीक है, ये रेनफॉल डेटा को ट्रांसमिट कर देता है आपके स्टेशन तक, मेन स्टेशन तक, जहां से आप इस तरह के सारे रेन गॉज स्टेशन को मॉनिटर कर रहे हो। तो आपसे पूछे जाएंगे अगर टेलीमीटरिंग टाइप ऑफ रेन गॉज जो होता है वो किस तरह का वेरिएंट होता है, तो वो होता है टिपिंग बकेट टाइप ऑफ वेरिएंट ऑफ रिकॉर्डिंग रेन गॉज। ठीक है, उसमें बस एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स रहती है। ठीक है, अब इससे भी और ज्यादा इम्प्रूव्ड वर्जन अगर बात करें तो रेडार बेस्ड रेन गॉज कुछ आए हैं जो कि और ज्यादा इम्प्रूव्ड वर्जन के रेन गॉज हैं, समझ गए। तो रेडार बेस्ड रेन गॉज जो होते हैं वो वेवलेंथ पे काम करते हैं, वेवलेंथ वगैरह, और जो रेंज ऑफ वेवलेंथ होता है कि जिस वेवलेंथ पे वो रेडार बेस्ड रेन गॉज जो है वो काम करेंगे, वेवलेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय ये वर्ड कॉल्ड लैम्डा। ठीक है, बस ये सब चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ ना ताकि आपको सुना हुआ रहे, ध्यान में रहे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया तो टिक लगा दो। जो रडार बेस्ड रेन गॉज होते हैं, ठीक है, वो एक वेवलेंथ पे ऑपरेट करते हैं, और वेवलेंथ जो होता है उसको कहते हैं लैम्डा। लैम्डा का जो रेंज होता है वो होता है 3 से लेकर 10 सेंटीमीटर तक। रडार बेस्ड रेन गॉज जो है वो ज्यादा एरिया को कवर कर पाएगा, ज्यादा एरिया में रेनफॉल को मेजर कर पाएगा। ठीक है, इस और साथ साथ रेनफॉल का मूवमेंट किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इन सब चीजों को भी वो मेजर कर पाता है विथ गुड एक्यूरेसी। एक्यूरेसी भी काफी अच्छी होती है। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैंने रेंज बताया, जो रडार बेस्ड रेनफॉल रेन गॉजेस हैं, इसके जो मैंने ऑपरेटिंग रेंज बताया 3 सेंटीमीटर टू 10 सेंटीमीटर, चलिए मैं इस पे लिखवा ही देता हूँ आपको। तो ये लीजिए, हमने लिख दिया
तो 10 सेंटीमीटर वेवलेंथ जो होता है ना, जो मतलब ज़्यादा बड़ा वेवलेंथ है वो ज़्यादा हैवी रेनफॉल के लिए है, जो कम वेवलेंथ है वो है लाइट रेनफॉल या फिर स्नोफॉल के लिए। एक्यूरेसी जो है इसकी मेथड की हाई होती है ना, मतलब जो रिकॉर्ड लेता है ये ऑब्जर्वेशंस बहुत डिटेल में लेता है। कवर जो इसका एरियल एक्सटेंट होता है वो ज़्यादा बड़ा होता है, लार्ज एरिया को ये कवर कर सकता है। साथ ही साथ हम इसमें डायरेक्शन ऑफ रेनफॉल को भी इजीली मॉनिटर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक सब टॉपिक क्लियर है, धीरे धीरे सब समझ में आ रहा है, सब कुछ पढ़ेंगे। चलिए अब एक टॉपिक आती है जिसका नाम है रेनगॉज नेटवर्क। रेनगॉज नेटवर्क जो टॉपिक है ये क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। मतलब कोई एक एरिया है, इस पर्टिकुलर एरिया में हमको रेनफॉल का एनालिसिस करने अच्छे से, तो कितने नंबर ऑफ रेनगॉज कितना एरिया में होना चाहिए इसको लेके रिकमेंडेशंस है। जैसे हमारा कोडल प्रोविजंस होता है आईआरसी में, है ना, इंडियन स्टैंडर्ड कोड्स में, आरसीसी में, सब में, तो उसी तरह से यहाँ पर भी हमारे पास कोडल प्रोविजंस है। अब ये जो डेटा है ये डेटा दो डिपार्टमेंट के थ्रू से आती है। एक आती है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO का रिकमेंडेशन, वो भी आपसे क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। दूसरा आता है इंडियन स्टैंडर्ड रिकमेंडेशन। ये जो टॉपिक है रेनगॉज नेटवर्क, या फिर आप इसको डेंसिटी ऑफ रेनगॉज, है ना, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि कितने एरिया में कितना नंबर ऑफ रेनगॉज मिनिमम चाहिए ही चाहिए। ये मिनिमम रेनगॉज है कि इतने एरिया में इतना नंबर ऑफ मिनिमम रेनगॉज हमको चाहिए। ये रिकमेंडेशंस, तो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डायरेक्टली इनसे आपसे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको वो चीज़ दिखवा देता हूँ। मैं दोनों चीज़ आपको बताऊंगा, WMO का भी बताऊंगा, इंडियन स्टैंडर्ड का भी बताऊंगा, तो दोनों याद रखनी है। तो देखिए भाई, अब ये जो रिकमेंडेशंस है वो कैसे कैसे हैं। WMO का पहले हम देखते हैं, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का। तो फॉर फ्लैट रीजन, जो समतल इलाके हैं उनके लिए, पूरा वर्ल्ड के लिए ये इंटरनेशनल है। दिस रिकमेंडेशन इज इंटरनेशनल। ठीक है, ये पूरा दुनिया के लिए है। ओके, तो फॉर फ्लैट रीजन उन्होंने बोला एक रेनगॉज चाहिए 600 से 900 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया के लिए। फॉर माउंटेनियस रीजन, अब मेरे को बताओ, फ्लैट रीजन से ज्यादा बरसात माउंटेनियस रीजन में होगा, तो वहां पे ज्यादा अच्छे से रेनगॉज, मतलब ज्यादा अच्छे से रेनफॉल का मेजरमेंट होना चाहिए, तो ज्यादा नंबर ऑफ रेनगॉज होना चाहिए। तो यहाँ पे एरिया देखिए कम कर दिया आप, मतलब एक रेनगॉज दे दिया है 100 से 250 में, मतलब एरिया कम हो गया, है ना। मतलब नंबर ऑफ रेनगॉजेस फॉर माउंटेनियस रीजन विल बी मोर। एरिड या फिर पोलर रीजन, जहाँ पे बरसात बिल्कुल नहीं होती है, वहाँ रेनगॉज का हमको क्या चाहिए होगा। एरिड मतलब सूखा, पोलर मतलब बर्फ वाला इलाका जहाँ पूरा बर्फ बर्फ जमा हुआ है ना, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ये सब इलाके, तो वहाँ पे हमको क्या करना है रेनगॉज का। तो अगर फिर भी अगर थोड़ा मोड़ा भी बरसात होता है तो उस चीज को भी रिकॉर्ड करने के लिए वन रेनगॉज स्टेशन इन 1500 से लेके 10,000 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया तक में अगर आप डाल देते हैं तो इट इज सफिशियंट। लिख लीजिए इसको। आगे अब बात करते हैं इंडियन स्टैंडर्ड रिकमेंडेशन का। इसी जैसा मिलता जुलता रिकमेंडेशन इंडियन स्टैंडर्ड ने दे दिया, हम लोग तो कॉपी करने में तेज है भाई। तो फॉर प्लेन रीजन, जैसा उन्होंने फ्लैट बोला, यहाँ पे बोला प्लेन, एक स्टेशन 520 किलोमीटर के एरिया में। फॉर रीजन हैविंग एवरेज एलिवेशन ऑफ 1000 मीटर, मतलब समुद्री सतह से ऐसे लोकेशन, ऐसे एरिया जो समुद्री सतह से 1000 मीटर पर है, उतने ऊंचाई पर है, उसका रेडियस लेवल इतना है, तो वहां पे आपको ज्यादा बरसात देखने को मिलेगा, है ना, थोड़ा। तो वहां पे एक स्टेशन 260 से 390 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में आप डाल दीजिए। फॉर हिली रीजन, मतलब एलिवेशन ग्रेटर देन 1000 मीटर, इससे भी ज्यादा एलिवेशन है, तो वहां पर कम एरिया में ही एक स्टेशन चाहिए होगी, मतलब वन स्टेशन इन 130 किलोमीटर स्क्वायर एरिया। सो धीरे धीरे डेंसिटी ऑफ स्टेशन बढ़ रही है ना, धीरे धीरे डेंसिटी ऑफ स्टेशन बढ़ रही है, जैसा आपका रेनफॉल का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है डिपेंडिंग ऑन एरिया। अब देखिए यहाँ पे कुछ रिकमेंडेशन है, एक रिकमेंडेशन दिया है, चलो इसी पेज पे लिखवाते हैं, काहे अगला पेज बर्बाद करें, एक नोट बना के यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं। एक रिकमेंडेशन दिया है किसने, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने। उन्होंने ये बोला है, और इसी डेटा को हम नॉर्मली फॉलो भी करते हैं, उन्होंने ये बोला है माय डियर, बोला है ये कि ये जो रेनगॉजेस आप इंस्टॉल करोगे, चलो इस डेंसिटी ऑफ रेनगॉज का कॉन्सेप्ट को यूज करके जितना भी एरिया है, जो भी टाइप का एरिया है, डिपेंडिंग ऑन दैट आपने नंबर ऑफ रेनगॉज कैलकुलेट करके वहां पे अलॉट कर देंगे, प्रोवाइड कर देंगे कि इतना आपको इंस्टॉल करना है, रिकमेंड कर दिया।
अब इसमें से कितने रिकॉर्डिंग होना चाहिए, कितने नॉन रिकॉर्डिंग होना चाहिए, इसके लिए एक मिनिमम क्राइटेरिया दिया है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने। तो वो वैल्यू याद रखिएगा, जो भी टोटल नंबर ऑफ रेन गॉज आएगा उसका 10% ऑफ रेन गॉज शुड बी रिकॉर्डिंग टाइप। ये मिनिमम है, मिनिमम इतना आपको रिकॉर्डिंग टाइप देना ही देना है। मान लो कि कोई एक एरिया पे कैलकुलेशन किया कि 10 रेन गॉज टोटल वहां पे देने हैं, तो 10% एक, तो एक रेन गॉज आपका रिकॉर्डिंग टाइप भी होना चाहिए, इसलिए लिखवा दिया अकॉर्डिंग टू WMO एटलीस्ट 10% ऑफ रेन गॉज शुड बी रिकॉर्डिंग टाइप। क्लियर है बात? अच्छा, आपको एक फैक्ट बताऊं, देखिए इंडिया में ये तो रिकमेंडेशन है, लेकिन एक्चुअली जमीनी स्तर पर अगर आप सही में देखोगे तो हमारा वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट बहुत ही बुरा है। हमारे यहाँ ऑन एन एवरेज एक स्टेशन है आपका 610 या 620 किलोमीटर स्क्वायर एरिया पे, एक स्टेशन पूरा इंडिया का अगर बात करें। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ रेनगॉज किसी देश के पास है तो वो है आपका इजराइल। इजराइल एक ऐसा देश है जहाँ पर उनका जो वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट है वो बहुत उम्दा तरीके से काम करता है। उन्होंने इतने अच्छे से रेनगॉज स्टेशन, रेनगॉज नेटवर्क को बिछा रखा है पूरे देश में कि मत पूछिए। 37 स्टेशन पर 1000 किलोमीटर स्क्वायर एरिया इजराइल के अंदर, समझ रहे हैं? इसलिए हमारे जो कंट्री है वो इजराइल के वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट के साथ बीच बीच में बहुत तरह के मेमोरेंडम साइन करते रहते हैं। ठीक है, ओके, यही बात है। उनका पूरे वर्ल्ड में, नॉट ओनली मतलब इजराइल, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा उन्हीं का है, इजराइल का। तो ये भी किसी किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, ये जीके का पार्ट हो गया, ध्यान में रखिएगा। चलिए अब एक टॉपिक देखेंगे, मास कर्व। व्हाट इज मास कर्व? तो देखो मास कर्व क्या होता है। मान लीजिए आपके पास कोई एक रेनगॉज है, ठीक है, रेनगॉज है, तो बरसात हो रही है, तो समय के साथ कितना पानी इस रेनगॉज में अकुमुलेट हो रहा है इसका आप मेजरमेंट तो ले ही रहे हो, है ना। तो समय के साथ कितना पानी अकुमुलेट हो रहा है, अगर इसी चीज को अगर हम प्लॉट कर देंगे ना, तो जो कर्व निकल के आएगी वो निकल के आएगी और हम मास कर्व। कहने का मतलब है आपको यहाँ पे क्या लिखना, मास ऑफ रेनफॉल, या फिर आप सिंपली ऐसे बोलिए रेनफॉल, कितना डेप्थ ऑफ रेनफॉल यहाँ पे कलेक्ट हो रहा है, ओनली रेनफॉल, है ना। कहने का मतलब है, लेट सपोज आपने सुबह 8:30 बजे अपना रीडिंग वगैरह सब कुछ चालू करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे अभी कुछ ऑब्जर्वेशन नहीं लिया, सब कुछ ऐसा 0 पे सेट कर दिया। मान लीजिए 10 बजे तक में 10 AM में, ठीक है, 10 AM में कुछ रेनफॉल यहाँ पे जमा हो गई होगी। तो कितना जमा हो गई, लेट सपोज यहाँ तक जमा हो गई, तो यहाँ से यहाँ तक इस तरह से कर्व के माध्यम से कनेक्ट कर देंगे। फिर 10 AM में बरसात हो गई बंद, मान लो 10 AM के बाद बरसात हो गई बंद, तो मान लीजिए बरसात बंद थी आपकी 1 AM तक, या फिर 13 बजे तक, ठीक है, 13 तक, मतलब 1 बजे तक बरसात थी बंद। तो ये जो मास कर्व है इसमें कोई मतलब रेनगॉज में कोई भी पानी जमा हुआ होगा क्या? नहीं। तो मास कर्व फ्लैट होगी इस रीजन में, फ्लैट, समझ में आ रहा है, फ्लैट होगी मास कर्व इस समय में। ये जो फ्लैट मास कर्व, इसका सिग्निफिकेंस ये है, नो रेनफॉल, इस बीच में कोई रेनफॉल हुआ ही नहीं है, यही सिग्निफिकेंस इसका, ठीक है। तो ये एग्जाम में पूछते हैं इस तरह से कर्व को बना के। फिर मान लीजिए बरसात शुरू हुई, तो मास कर्व फिर ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखेगा आपको, समझ रहे हैं? अब देखिए, तो ये जो मास कर्व है, तो ये किसके किसके बीच में है, मास ऑफ रेनफॉल कलेक्टेड डिवाइडेड बाय टाइम, यहाँ पे टाइम है, और इधर है आपका मास ऑफ रेनफॉल कलेक्टेड, सेंटीमीटर में, MM में, इस तरह से यूनिट है। इधर टाइम है, मतलब सेकेंड में, आवर में, ऐसा, ये सब टाइम है। तो ये जो मास कर्व आपको बन रहा है, तो इस मास कर्व पे कोई एक पॉइंट ले लो। इस पॉइंट पे जब आप टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे, इस मास कर्व पे कोई एक पॉइंट ले लीजिए, उस पॉइंट पे एक टेंजेंट को ड्रॉ करिए, और इस टेंजेंट का स्लोप हम निकालेंगे जब, ये स्लोप आपको क्या देगा, ये देगा आपको, आप स्लोप इसका निकालोगे मान लो, तो कैसे निकालोगे इसका स्लोप? देखो, इसका स्लोप रिप्रेजेंट, स्लोप इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा, tan थीटा इक्वल टू P/B, है ना, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर में कौन सा डेटा है, मास ऑफ रेनफॉल, है ना। तो मास ऑफ रेनफॉल, तो मास बाई टाइम,
मास ऑफ रेनफॉल बाय टाइम। ठीक है, तो ये क्या दे रहा है, मतलब इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल। समझ गए आप? इट इज गिविंग यू इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल। तो यहाँ से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव पॉइंट क्लियर हो गए। आपसे ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए। ठीक है, कि मास कर्व क्या होता है, प्लॉट बिटवीन मास ऑफ रेनफॉल अकुमुलेटेड बाय टाइम। स्लोप ऑफ मास कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है, इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल। मास कर्व का इस तरह से फ्लैट हो जाने का मतलब क्या है, कि उस एरिया में कभी, मतलब उस समय के अंतराल में रेनफॉल हुई नहीं थी। क्लियर है? दिस इज योर मास कर्व। ओके, इसी के साथ आज का इस क्लास को हम खत्म करते हैं, और आगे नेक्स्ट क्लास आपको मिल जाएगा। आप लोग कमेंट करिएगा, बताइएगा कि आपको क्लास कैसे लगी, चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। ठीक है, तो जहाँ पर भी आप पढ़ रहे हैं, अगर मान लीजिए आपको हमसे संपर्क करना है, डाउट आपको कुछ पूछना है, तो चलिए, हम अपना नंबर अभी तो नहीं दे सकते। ठीक है, जहाँ पर भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप उनसे डाउट पूछ सकते हैं, या फिर वो आप उनको बोलिए, तो वो रिक्वेस्ट करिए, तो वो आपको अगर हमारा नंबर देंगे तो आप बात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए भाई, गुड लक, पढ़ो आराम से पढ़ो।